हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज मैं शुरुआत करूंगा दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री और हिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा दिल्ली सल्तनत पर और दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी और पाँचों डायनेस्टी के 5 लेक्चर आएंगे। आज मैं आपको पूरी दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी थोड़ा बेसिक्स भी बता दूं और अपने सिलेबस को भी कवर करें। फिलहाल टाइम कम है हमारे पास, तो बेसिक्स भी हम कम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि हमें जल्दी से कवर कर चुके हैं। फिलहाल इतना आप याद रखो कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत डायरेक्ट नहीं होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है? दो प्रमुख बैटल हैं, इंपॉर्टेंट बैटल हैं, 1191 और 1192। आपको पता है, मोहम्मद गौरी के बारे में बता चुका हूँ। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? 1191 में एक बैटल लड़ा था। हमारे यहाँ के एक रूलर हुआ करते थे दिल्ली और अजमेर के, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली में और यहाँ पर क्या हुआ करता था? रूल चलता था किसका? पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। तो इसी समय 1191 में क्या होता है? अटैक करते हैं। कौन अटैक करते हैं? पृथ्वीराज चौहान अटैक करते हैं। पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करते हैं मोहम्मद गौरी। मगर पहले वाले बैटल में जो तराइन का बैटल हुआ था, और ये तराइन का जो बैटल हुआ था ये हुआ था हरियाणा में। तराइन नाम की जगह हरियाणा में यहाँ पर बैटल हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। खैर, इस बैटल में इनको माफ कर दिया जाता है। बाद में फिर दूसरी साल एक और बैटल होता है 1192 में। 1192 का जो बैटल है इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और ये भी लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, इसके बाद नींव रखी जाएगी, फाउंडेशन ले किया जाएगा किसका? मुस्लिम रूल इन इंडिया। ध्यान रखना, मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल की अब शुरुआत होगी इसके बाद। तो इसके बाद क्या होता है आपको पता है कि जो मोहम्मद गौरी है, इसकी 1206 में हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, खत्म हो जाता है। और ये फिर जिनकी हत्या के बाद जब ये वापस चले गए थे, पहले हत्या से पहले ये वापस चले गए थे, तो जब ये वापस गए थे तो इनका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके हाथ में इंडिया की बागडोर देकर चले गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा एबल, बहुत ही ज़्यादा कुशल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लेव था इनका, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब ये 1192 और इसके बाद एक बैटल और लड़ते हैं 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद को हरा देते हैं। कन्नौज का एक रूलर था। उसके बाद यहाँ की बागडोर दे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में और वापस चले आते हैं। फिर दोबारा लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर उसी बीच में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। खैर, वो अपना ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो इन दो बैटल, तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1192 के बैटल के बाद यहाँ की दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम हाथ में आ जाती है। और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंड करते हैं स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी फाउंड करेंगे? स्लेव डायनेस्टी फाउंड करेंगे। और ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन किया था वो किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी थी, वो नींव रखने वाले भी पहले सुल्तान थे या पहले रूलर थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला मुस्लिम रूलर था दिल्ली सल्तनत का। और एक चीज़ ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ही संस्थापक था, या फिर हम कहें फाउंडर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का। ये चीज़ आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि जो वास्तविक जो मुस्लिम रूल का जो संस्थापक है, इंडिया में जो मुस्लिम राज्य की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? वो की थी मोहम्मद गौरी ने की थी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। ये पांच डायनेस्टी हैं, ध्यान रखना। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 लगभग 320 ईयर्स, 320 साल इंडिया में क्या किया? रूल किया। तो पहली डायनेस्टी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो 4 शासक दे रखे हैं, मेनली 4 रूलर्स के बारे में दे रखा है, तो उन 4 रूलर्स को डिस्कस करेंगे जो अपनी बुक में दे रखे हैं। बाकी तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी में लगभग 11 रूलर्स ने रूल किया था। 11 सुल्तान थे, जिसमें से 10 तो मेल थे, प्लस एक क्या थी? फीमेल थी। और फीमेल रूलर का नाम था रजिया सुल्तान। ध्यान रखना, इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1206 से 1290 के बीच में रूल किया था। मतलब लगभग 84 साल, 84 साल इन्होंने क्या किया था? रूल किया था। 84 साल किसने रूल किया था? 84 साल रूल किया था आपकी स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन
ऐबक। और छोटी सी जानकारी और आपको याद रखनी है, यहाँ पर फिर खिलजी आती है। खिलजी ने 1290 से 1320 के बीच में रूल किया। तो सबसे कम शासन किसने किया था? खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शासन करने वाली डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 से 1414 के बीच में रूल किया था। तो सबसे कम खिलजी, सबसे ज़्यादा तुगलक, और पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, और लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं इब्राहिम लोधी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, मज़ा आए। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम हुआ करता था। किसका गुलाम हुआ करता था? मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो ये उसी के नाम पर या गुलामों के नाम पर ही ये डायनेस्टी फाउंड कर देते हैं, जिसका नाम था गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, या इसके और भी कई सारे नाम हैं, आपने सुने होंगे। इलबरी डायनेस्टी, दूसरा एक और नाम है इसका यामनी डायनेस्टी। तो ये अदर नेम भी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि और कौन कौन से नेम है स्लेव डायनेस्टी के, तो बता देना आप। दास को एक तो गुलाम वंश बोलते हैं या दास वंश बोलते हैं, तुर्की वंश भी है क्योंकि टर्की लोग थे, और इलबारी वंश भी बोलते हैं, और मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक वंश, वंश का मतलब डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कई सारे इसके उपनाम है, सब नेम है, ये आपको याद रखने। तो इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1290 के बीच में रूल किया था, लगभग 84 ईयर्स के बीच रूल किया था। इनके जो पहले इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल दिल्ली सल्तनत, ये भी मैं बता चुका हूँ, पहली डायनेस्टी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था। उसका अंत किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ध्यान रखना, इस डायनेस्टी का अंत किसने किया था? 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, और वो फाउंड करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, तो उन्होंने इस खिलजी डायनेस्टी का फाउंड किया था। तो पहली डायनेस्टी आपकी आएगी स्लेव डायनेस्टी, फिर आएगी आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने एरिया में ये फैली हुई थी स्लेव डायनेस्टी, जिसने कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1290 के बीच में रूल किया था। तो इस पूरे के पूरे एरिया में कंट्रोल हुआ करता था स्लेव डायनेस्टी का, और इससे पहले यहाँ पे रूल करती थी चौहान रूलर्स रूल करते थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 11 रूलर्स हैं, इस डायनेस्टी के 11 रूलर्स हैं, जिसमें से हमको सिर्फ 4 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा पढ़ना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया सुल्तान, और चौथे हैं बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इन 4 रूलर्स के बारे में अपनी बुक में दे रखा है। खैर आप एक बार इनका नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन से रूलर्स हैं, तो आपकी पता होना चाहिए ताकि आप थोड़ा लिंक कर पाओ। तो पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसके बाद आते हैं आराम शाह, जो इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे। फिर इनके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन के दामाद हुआ करते थे। फिर इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो मतलब इल्तुतमिश के बेटे थे। फिर आती है रजिया सुल्तान, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया था? 1236 से 1240 के बीच में रूल किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान चाहते थे कि मेरे मरने के बाद इल्तुतमिश चाहते थे कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान रूल करें, मगर इनके जो दरबार में जो लोग थे वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? पहले रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिया था? रूलर बना दिया था। खैर फिर इसके बाद आते हैं बहराम शाह। कौन आते हैं? बहराम शाह आते हैं, ये इल्तुतमिश के बेटे थे। और फिर उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद रूल करते हैं, मसूद शाह भी बोलते हैं इनको। फिर इनके बाद आते हैं नसरुद्दीन मसूद शाह। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन, ध्यान रखना गयासुद्दीन बलबन आते हैं। और बलबन कौन थे? बलबन फादर इन लॉ थे नसरुद्दीन महमूद के। खैर ये चीज़ तो आपको ध्यान नहीं रखनी है। और सबसे जो मोस्ट पावरफुल रूलर है वो कौन है? बलबन ही। और बलबन ने रूल किया था 1266 से लेकर 1286, मतलब लगभग 20 साल इन्होंने क्या किया था? रूल किया था। बलबन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और फिर इसके बाद आते हैं कैकुबाद, मुइज़-उद-दीन कैकुबाद आते हैं। और फिर फाइनली इसके जो लास्ट रूलर हैं वो हैं क्यूमर्स 1290 में इन्होंने क्या किया था? रूल किया था। और फाइनली इनके बाद आपके आ जाएगी खिलजी डायनेस्टी। तो सिर्फ आपको नाम याद रखने 2-4, और इनमें से 4 तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, बाकी इनका थोड़ा नाम याद रहेगा तो आप लिंक कर पाओगे तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अपने जो बुक में दे रखा है मैंने ज़्यादा बेसिक कवर किया नहीं है, मैं चाहता तो इनका सभी के बारे में बता सकता हूँ, बट उसके बारे में सेपरेट बताऊँगा। हमारा एक और चैनल है लक्की एजुकेशन NCERT, तो वहाँ पर मैं इनको पूरा डिटेल में कवर करूँगा, सारी डायनेस्टी के सारे रूलर्स को। तो वहाँ पर आप फ्यूचर में जब भी देखना हो, आपको प्रिपरेशन करनी हो तो देख सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, जो अपनी बुक में दे रखी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इन 4 रूलर्स के बारे में बताऊंगा। मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इनके बारे में आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इनके आगे पीछे कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1210 के बीच में किया था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच में। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 के बीच में। और क्यूमर्स तो आपको बताइए इसके लास्ट रूलर हैं। ठीक है,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं आपके स्लेव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? स्लेव हुआ करते थे। किसके? मोहम्मद गोरी के। और इनके मतलब इनको बाद में सेनापति भी बना देते हैं। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की 1206 में क्या होती है, डेथ होती है, फिर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और ये फाउंड करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ध्यान रखना, किसकी फाउंडेशन करेंगे? दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन करेंगे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी जो फाउंड करते हैं उस डायनेस्टी का नाम था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच में रूल करती है। 4 रूलर्स हमें पढ़ने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। कई बार मैंने बता दिए, नाम आपको याद हो जाने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। खैर, लेट्स स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में रूल किया। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में रूल किया और इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, कई सारे नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, और मैं ये पहले तुम्हें बता ही चुका हूँ आपको ऑलरेडी। स्लेव डायनेस्टी के और भी नाम है, मैंने अभी ऑलरेडी बताए थे आपको। एक तो इसको मामलुक डायनेस्टी और एक है इलवारी डायनेस्टी, ठीक है। तो इनके नामों से भी इनको जाना जाता है। खैर, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ध्यान रखना है ये गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, इवन दामाद भी बनते हैं। और ये इनके बारे में एक चीज़ हो रहा है, इन्होंने कभी भी, अब हम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो कई सारे रूलर्स हैं, उनके नाम के आगे क्या रहेगा? सुल्तान लगा रहेगा। तो ये ऐसे पहले सुल्तान हैं और जिन्होंने कभी, ये और एक और आते हैं फिरोज शाह तुगलक आएंगे, जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि, सुल्तान का टाइटल कभी भी अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। फाउंडर थे मगर इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। और जब मोहम्मद गौरी मर गया था उसके बाद भी ये डायरेक्ट मतलब नहीं बने थे। तो लाहौर की जनता थी, लाहौर की जनता ने और कुछ रूलर्स ने, वो लोकल रूलर्स थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप मतलब अब क्या करो, आप यहाँ के जिम्मेदार हो इंडिया के, तो आप ही क्या करो, यहाँ के मतलब शासन चलाओ इंडिया में, ठीक है। तो लाहौर के लोगों के कहने पर तो इन्होंने क्या किया था, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। और साथ ही साथ में इन्होंने लाहौर को ही अपनी कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया था? लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। और इनका रूल कब से स्टार्ट होता है? 1206 में स्टार्ट होता है। 1206 में ये रूलर बनते हैं और 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब दानवीर थे, बहुत ही ज़्यादा दान देते थे, लाखों रुपए मतलब क्या कर देते थे, दान दे देते थे। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ये दानवीर थे, बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे, ठीक है। और बहुत सारे रुपए डोनेट इन्होंने कहाँ किए थे? जैसे ये रूलर बनते हैं लाहौर में, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब लोगों को क्या किया था, पैसे डोनेट किए। इसी वजह से लाहौर के लोगों ने इनको क्या उपाधि दे दी, एक टाइटल दे दिया, लाख बख्श। ध्यान रखना, तो लाख बख्श का टाइटल दिया था लाहौर के लोगों ने, और लाहौर के लोगों ने कहा था कि भाई आप क्या बन जाओ, रूलर बन जाओ, ठीक है। और इनके दरबार में एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था हसन निजामी। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि हसन निजामी किसके कोर्ट में रहा करते थे? तो आपको बताना है हसन निजामी रहा करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी उस कैपिटल का नाम क्या था? उस कैपिटल का नाम था लाहौर। और इन्होंने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, ये है बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में साइट आने वाली क्या कहते हैं, एक साइट है, जगह है दिल्ली में, जिसका नाम है कुतुब मीनार। क्या है ये? कुतुब मीनार। और इसको बनवाने वाले कौन थे? इसको बनवाने वाले थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, किसको? कुतुब मीनार को बनवाया था। और इसको बनवाया था इन्होंने अपने एक संत थे, और उस संत की याद में बनवाया था, और संत का नाम था संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखना, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मगर इन्होंने कुतुब मीनार की पहली बिल्डिंग ही, पहली स्टोरी, पहली मतलब वही बनवाई थी, फर्स्ट स्टोरी बनवाई थी, फर्स्ट फ्लोर बनवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। मगर कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ध्यान रखना, इसका नींव किसने रखी थी, या पहली मंजिल तक इसका काम किसने करवाया था? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मगर
इसका काम कंप्लीट किसने करवाया? इसका काम कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था। इसके अलावा इन्होंने और कई चीज़ें भी बनाई थी, जैसे अब यहाँ तो अपने दे नहीं रखी हैं। जैसे इन्होंने अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, जहाँ पर कभी कोई मंदिर हुआ करता था उसको तुड़वा के इन्होंने वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। साथ ही साथ में इन्होंने एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जिसको भारत की पहली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कुब्बतुल इस्लाम मतलब मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जितना अपने उसमें सिलेबस में दे रखा है, इससे ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है। और मैंने बताया था 1210 में 1210 में इनकी क्या हो जाती है? इनकी लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, ये घोड़े से गिर जाते हैं जब ये क्या खेल रहे थे? गेम खेल रहे थे जिसका नाम था पोलो। तो घोड़े से गिर जाते हैं, पोलो घोड़े पर खेला जाता है, आपको पता होगा। और उससे गिरने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, तो भारत में जो पोलो खेल चलता है वो उसकी शुरुआत इन्हीं तुर्की मुस्लिम्स ने की थी। तो इंडिया में जो पोलो खेल खेला जाता है उसकी शुरुआत किसने की थी? तुर्की मुस्लिम्स ने की थी। इनके बाद इनके रूलर बनते हैं आराम शाह बनते हैं, मगर आराम शाह ज़्यादा खास अच्छे रूलर थे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के इसके बाद एक दामाद थे इनके इल्तुतमिश, वो क्या करते हैं? आराम शाह की हत्या कर देते हैं। और आराम शाह की हत्या करने के बाद मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक बार लिस्ट देख लेना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आते हैं और आराम शाह की फिर हत्या कर देते हैं। कौन? इल्तुतमिश। और हत्या करने के बाद ये रूलर बन जाते हैं किसके? दिल्ली सल्तनत के। तो ठीक है, तो बीच में एक कड़ी है, उसको मैंने पूरा कर दिया। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कड़ी थी आराम शाह, जो सिर्फ 1 साल ही रूल कर पाते हैं। और फिर इनकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और दास। ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी का दास कौन था? मोहम्मद गौरी का स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश सन इन लॉ भी थे, स्लेब भी थे किसके? ऐबक के, जो क्या बनते हैं? ऐबक के सक्सेसर बनते हैं। और इनको माना जाता है वास्तविक फाउंडर। ध्यान रखना, रियल फाउंडर जो माना जाता है, रियल फाउंडर किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। किसका रियल फाउंडर माना जाता है? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्यों रियल फाउंडर माना जाता है? इन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट का मतलब है एक किया था और अपने एम्पायर को क्या किया था? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड भी किया था। तो पहला एक वैधानिक सुल्तान बनते हैं, ये सुल्तान की उपाधि भी अडॉप्ट करते हैं। ध्यान रखना, इनको एक तो वास्तविक रियल फाउंडर बोल रहे हैं, और दूसरा ये सुल्तान की जो टाइटल है उसको भी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही नोन एज रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। इन्होंने फिर मालवा पे अटैक किया था, 1223 में अटैक किया था, और वहाँ पर फोर्ट ऑफ भिला इसको क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर इन्होंने 1226 में कहाँ पर अटैक किया था? रणथंभौर पर अटैक किया था, और रणथंभौर को क्या कर लिया था इन्होंने? ऑक्यूपाई कर लिया था। 1226 रणथंभौर को भी इन्होंने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया था। फिर इल्तुतमिश ने एक, हाँ ये बहुत चीज़ है, इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था 40 नोबल्स का। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का नाम दिया गया था चहलगानी। क्या नाम दिया गया था? चहलगानी, या फिर इसको कह सकते हो ग्रुप ऑफ 40, या फिर और इसका नाम है 40। तो कई चीज नामों से फेमस है क्या चीज़? चहलगानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चहलगानी का फाउंडर कौन था, या चहलगानी को किसने बनाया था? तो आपको बताना है, इल्तुतमिश ने चहलगानी को बनाया था। और इल्तुतमिश ठीक है, क्यों बनाया था? इसमें चहलगानी में क्या थे? जो 40 जो सर्वश्रेष्ठ इनके जो मतलब टर्क हुआ करते थे, नोबल हुआ करते थे, वो इसका पार्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ में उन्होंने ग्वालियर और जालोर को भी ऑक्यूपाई किया था। ध्यान रखना, ग्वालियर और जालोर को भी ऑक्यूपाई किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और इन्हीं के टाइम पर, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इन्हीं के टाइम पर पहली बार मंगोलिया से क्या होगा? अटैक होगा। मंगोलिया से अटैक होता है कहाँ पर? दिल्ली पर। ठीक है, मगर अटैक नहीं होता यहाँ पर, होता क्या है? एक दिक्कत हो जाती है छोटी सी। चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या कर गए एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी, जो एक रूलर हुआ करता था मंगोलिया में। ठीक है, ये इसका बेटा था, ख्वारिज़मी शाह का बेटा था। ये क्या करता है? चंगेज खान, या जिसको गेंगिस खान भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो चंगेज खान बोल लो या गेंगिस खान बोल लो, ये कौन थे? ये रूलर थे मंगोलिया के। और मंगोलिया कहाँ पे आपको पता होगा? चाइना के ऊपर एक देश है छोटा सा, उसको देख सकते हो, मंगोलिया है। तो वहाँ पर क्या होता है? ये मंगवर्नी क्या करते हैं? गेंगिस खान जो है, या चंगेज खान जो है, इसके छोटे भाई की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और ये भागकर कहाँ पे आते हैं? इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आके ये शरण मांगते हैं। किससे शरण मांगते हैं? ये मांगते हैं इंडिया में आके इल्तुतमिश से
शरण मांगते हैं, मगर इल्तुतमिश ने इनको मतलब क्या कर दिया था, शरण देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया था कि अगर आपने इनको शरण दी, अगर आपने इनको हेल्प की तो ध्यान रखना इनको तो मैं ख़त्म करूंगा ही करूंगा और आपको भी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, उस समय मतलब चंगेज़ खान का खौफ हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर हुआ करता था मंगोलिया का। तो इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को रिफ्यूज देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ही ऑल्सो सक्सीडेड इन अवॉइडिंग एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब है चंगेज खान से दुश्मनी करने का भी इन्होंने क्या किया, बचाव किया। और बचाव कैसे किया, इन्होंने रिफ्यूज नहीं दिया। क्या नहीं दिया, रिफ्यूज नहीं दिया। ठीक है, किसको रिफ्यूज नहीं दिया, ख्वारिज्म के जो बेटे थे मंगवर्नी, उसको रिफ्यूज नहीं दिया था। तो यहाँ पर है रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग एक वर्ड है, रिफ्यूजिंग का मतलब मना करना, और एक होता है रिफ्यूजी, रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी। तो इन्होंने शरणार्थी मतलब शरणार्थी मतलब इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम आपको शरणार्थी नहीं बनाएंगे और ना ही आपकी कोई मदद करेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या होता है, इल्तुतमिश आएगा इंडिया में, आकर अटैक करेगा, मंगवर्नी का खेल खत्म करेगा, मगर दिल्ली सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो चंगेज खान हिंदुस्तान में आता है, जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करता है सिंध वाले रीजन में, और फिर ये वापस चला जाता है। और ध्यान रखना इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो कैपिटल हुआ करती थी, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी, मगर इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ पर कर दिया, दिल्ली में कर दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाहौर कैपिटल किसने बनाई थी और इसको शिफ्ट किसने किया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दे तो नहीं रखे पर मैं आपको बता देता हूँ, इल्तुतमिश ने कॉइन्स भी चलाए थे, सिक्के चलाए थे। और कॉइन्स कौन से, दो सिक्के चलाए थे, एक तो चलाया था टांका या टका, टंका या टका कुछ भी बोल लो, ये थे सिल्वर के कॉइन्स। किसके कॉइन्स थे, सिल्वर के कॉइन्स थे। और दूसरे चलाए थे जीतल, दूसरे कौन से चलाए थे, जीतल कॉइन चलाए थे, ये थे कॉपर के कॉइन। तो दो सिक्के भी ये किसने चलाए थे, ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, और तो कई सारी चीज़ें आपको, पर फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो। अब इसके बाद आते हैं हम किस पर, रजिया सुल्तान। किस पाएंगे, रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश को पता था कि उसके जो बेटे वो मतलब इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी मतलब जो सक्सेसर बनेगी वो कौन बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी। ध्यान रखना, रजिया सुल्तान को पहले क्या कर चुके थे, डिक्लेयर कर चुके थे। क्या डिक्लेयर कर चुके थे कि मेरी जो सुल्तान बनेगी वो कौन बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी। ठीक है, अगला जो रूलर बनेगा, हालांकि एक साल के लिए आपको पता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी बनते हैं, रूलर बनते हैं, मगर रजिया सुल्तान क्या करती है, दिल्ली के लोगों का मतलब सपोर्ट लेती है और दिल्ली के लोगों के सपोर्ट की सहायता से क्या बन जाती है, दिल्ली सल्तनत की रूलर बन जाएगी। ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो क्या होता है, रूलर बन जाता है। कब रूलर बन जाता है, 1236 में रूलर बन जाता है। मगर रजिया सुल्तान ने दिल्ली के लोगों से मतलब हेल्प ली और उनकी मतलब मदद मांगी, और उनकी मदद से रजिया सुल्तान क्या करती है, अपने ही भाई जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसकी हत्या करवा देती है और रूलर बन जाती है। कहाँ की रूलर बन जाती है, ये रूलर बन जाती है दिल्ली सल्तनत की। अच्छा, एक खास बात क्या है इनके बारे में, खास बात ये है कि ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी, या दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम रूलर हुआ करती थी। इसके अलावा कोई भी मतलब मुस्लिम रूलर नहीं मिलेगा आपको, जितने भी मतलब आप डायनेस्टी पढ़ोगे, 5 की 5 डायनेस्टी, किसी भी डायनेस्टी में मुस्लिम महिला रूलर आपको नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रजिया सुल्तान। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रजिया सुल्तान क्या बन जाती हैं, रूलर बन जाती हैं। रूलर बन जाती हैं तो इनके एक और भाई थे बैराम शाह, जिनका नाम क्या था, बैराम शाह। वो भी क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। एक तो इन्होंने हत्या करवा दी किसकी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ध्यान रखना, शी बिकेम द रूलर आफ्टर असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब हत्या कर देना। तो इन्होंने हत्या करवा दी किसकी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दी और ये रूलर बन जाते हैं। जैसे ये रूलर बनते हैं तो आपको पता है ग्रुप ऑफ 40 जिसको बोलते हैं चहलगानी, उसी का एक मेंबर हुआ करता था बैराम शाह। वो भी जो ग्रुप ऑफ 40 था जिसको हम चहलगानी बोल रहे हैं, उनके साथ साथ जो उनका एक और भाई था जिनका नाम था बैराम शाह, वो इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हमेशा विरोध में रहते हैं। क्योंकि यार पहली बार क्या हुआ था, मतलब कोई महिला क्या बनी थी, सुल्तान बनी थी, तो किसी को ये मतलब पसंद नहीं था। तो सी बात है, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाली पहली और अंतिम रूलर कौन थी, वुमेन रूलर थी, वो थी रजिया सुल्तान। इन्होंने रजिया डिस्कंटिन्यूड द वियरिंग व्हील पर्दा एंड स्टार्टेड वियरिंग कुवा एंड कुल्हा। तो इन्होंने क्या किया था, पर्दा प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया था, पर्दा प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी थी। पर्दा प्रथा को खत्म करने वाली भी कौन थी, ये रजिया सुल्तान थी। और इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ये दरबार में कोट और
कैप पहन के आती थी, टोपी लगा कर आती थी। ध्यान रखना, टोपी लगाकर और कोट पहनकर, हालांकि ये महिला थी फिर भी कोट पहन के और कैसे आती थी, कैप लगाकर आती थी। कहाँ पर? दरबार में। ये चीज़ आपको थोड़ी और ध्यान रखनी है, ठीक है। रजिया सुल्तान का एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था जिसका नाम है याकूत, मलिक जमालुद्दीन याकूत। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी जिसका नाम था, क्या था? मलिक याकूत। एक अरबी था, ठीक है, अरब का था, जिसे इसने एक डिपार्टमेंट दिया जिसका नाम था अमीर आकूर। ध्यान रखना, इन्होंने मलिक जमालुद्दीन याकूत, आप तो इतना याद रख लेना, याकूत, मलिक याकूत, इन्होंने इसको क्या किया था? अमीर आकूर बना दिया। अमीर आकूर क्या होता है? अमीर आकूर का मतलब है जो घोड़ों का डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ रॉयल स्टेबल्स, घोड़ों के डिपार्टमेंट का इन्होंने इसको क्या कर दिया? हेड बना दिया, ठीक है। और ये कौन था? ये इसका मतलब प्रेमी था। किसका प्रेमी था? रजिया सुल्तान का प्रेमी था। कौन? मलिक याकूत, ठीक है। अब इससे भी क्या होते हैं, यहाँ के जो लोग थे, जो चालीसा थी, चहलगानी थी, बाकी रूलर्स भी क्या हो जाते हैं, इससे ज़्यादा खफा हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या समझते थे कि ये मतलब लोअर है, इनसे बहुत ही ज़्यादा नीचे है, और नीचे वाले लोगों को इन्होंने क्या कर दिया? बहुत ही ऊपर क्या कर दिया है? अपॉइंट कर दिया है। इसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने इनको अपॉइंट किया, एक रिवोल्ट होती है। रिवोल्ट कहाँ पर होती है? पंजाब वाले प्रोविंस में। पंजाब के इक्तेदार हुआ करते थे। पंजाब के इक्तेदार का मतलब है इनके टाइम पर मतलब ऐसे सैलरी के रूप में इक्ता दिया जाता था। इनसे पहले दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट हो गया था, और इक्ते का जो हेड हुआ करता था उनको बोलते थे इक्तेदार। तो पंजाब का एक इक्तेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया, ठीक है। तो अल्तुनिया क्या करता है? यहाँ पर रिवोल्ट कर देगा। कहाँ पे रिवोल्ट कर देगा? पंजाब वाले रीजन में रिवोल्ट कर देता है, और रिवोल्ट करने के बाद वो क्या करेगा? इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देगा अपने आप को पंजाब का, ठीक है। तो पंजाब का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देता है कौन? अल्तुनिया। तो अल्तुनिया के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए रजिया सुल्तान याकूत के साथ, ध्यान रखना, अल्तुनिया के रिवोल्ट को, जिसने कहाँ पर रिवोल्ट कर दिया था? पंजाब में, उसको सप्रेस करने के लिए रजिया सुल्तान जाती है अपने प्रेमी किसके साथ? याकूत के साथ जाती है। मगर यहाँ पर जो 1240, और ये कब की बात है? लगभग 1240 की बात है। और यहाँ पर क्या होता है? अल्तुनिया क्या कर देता है? याकूत की हत्या कर देता है। इसका जो प्रेमी था इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद इसको अरेस्ट कर लेता है। किसको अरेस्ट कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है रजिया सुल्तान को, और अरेस्ट करके ले जाता है अपने मतलब पंजाब में ले जाता है। फिर उसके बाद इसके सामने शर्त रखी जाती है कि भाई या तो आप शादी करो या फिर दिल्ली सल्तनत हैंड ओवर करो। इसके बाद मजबूरी में, एट द सेम टाइम मतलब ज़बरदस्ती, हम कहें फोर्सफुली, रजिया सुल्तान ने क्या किया था? ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी उसको। किससे? अल्तुनिया से इनकी शादी करनी पड़ी। ध्यान रखना, रजिया सुल्तान फिर शादी करती हैं किससे? अल्तुनिया। और अल्तुनिया कौन था? पंजाब में ही एक मतलब इक्तेदार हुआ करता था जिसने रिवोल्ट कर दिया था। रिवोल्ट करने के बाद फिर रजिया सुल्तान किसके साथ जाती है? याकूत के साथ जाती है, जहाँ पर अल्तुनिया याकूत की हत्या कर देता है और ज़बरदस्ती शादी करता है किससे? रजिया सुल्तान से। तो रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है। फिर ये पंजाब से क्या हो रहे थे? वापस रिटर्न हो रहे थे। पंजाब से जब वापस रिटर्न हो रहे थे तो उनका एक और छोटा भाई था, मैंने बताया था, जिसका नाम था बैराम शाह। तो उन्होंने क्या किया? चालीसा के लोगों को और कुछ सेना को, इन दोनों को मारने के लिए मतलब भेज दिया। तो रास्ते में क्या करते हैं ये लोग? इनकी हत्या कर देते हैं। तो रजिया और अल्तुनिया ये दोनों जब वापस दिल्ली आ रहे थे तो ये रुके हुए थे, एक जगह थी कैथल नाम की जगह थी, वहाँ पर ये रुके हुए थे पंजाब के पास ही। तो वहाँ पर क्या होता है? नाइट में रुके हुए थे, ये लोग इन पर अटैक कर देते हैं। कौन से लोग? इनका भाई कौन था? बैराम साहब, जो क्या करता है? लोगों को भेज देता है। तो इन पर अटैक हो जाता है और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों ही इस अटैक में मारे जाते हैं, ठीक है। और 1240 में रजिया सुल्तान का गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैथल जो मैंने जगह बताई है, कैथल जो जगह है ये कहाँ पर है? सॉरी, हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर आती है। तो वहाँ पर इन दोनों की हत्या हो जाती है। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कौन करवा देता है? बैराम शाह। वो अपने लोगों को भेज देता है और इनकी क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। और इसके बाद वो रूलर बन जाता है कहाँ का? रूलर बन जाएगा दिल्ली सल्तनत का। फिर इसके बाद एक मोस्ट पावरफुल, हम कहें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रूलर आते हैं वो कौन आते हैं? कि बलबन से पहले कई सारे रूलर्स ने रूल किया, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि बलबन आ जाएंगे। और बलबन कब आते हैं? 1265 से 1286 के बीच में। तो बलबन से पहले एक छोटी सी और बात याद करें, हम थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लें। बलबन से पहले एक रूलर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, जिनका नाम था मसूद शाह। कौन हुआ करते थे? मसूद शाह रूलर हुआ करते थे। और मसूद शाह ने बलबन को अपना वजीर, ध्यान रखना, बलबन को क्या अपॉइंट कर दिया था? मसूद शाह नहीं, सॉरी,
क्या कहते हैं, एक रूलर हुआ करते थे नसीरुद्दीन, गलत हो गया था, नसरुद्दीन महमूद हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नसरुद्दीन महमूद रूलर हुआ करते थे, जिन्होंने रूल किया 1246 से लेकर 1265 के बीच में। ठीक है, तो बलबन से पहले कौन रूल करते थे? नसरुद्दीन महमूद रूल करते थे। 1246 से लेकर 1265 के बीच में इन्होंने रूल किया। इन्होंने क्या किया था? बलबन को वजीर अपॉइंट कर दिया था। क्या अपॉइंट किया था? वजीर। वजीर का मतलब है इनके टाइम में जो पीएम होता था दिल्ली सल्तनत के टाइम में, उसी को क्या बोलते थे? वजीर बोलते थे। ठीक है, और साथ के साथ में इनको एक टाइटल भी दिया था, उलुग खां का टाइटल दिया था। तो ध्यान रखना, बलबन से पहले कौन थे? नसरुद्दीन महमूद थे, जिन्होंने बलबन को क्या अपॉइंट किया था? वजीर अपॉइंट किया था, और उसको एक टाइटल भी दिया, क्या? उलुग खां का टाइटल दिया। और जैसे 1265 में, ध्यान रखो, जैसे 1265 में नसरुद्दीन महमूद की डेथ होती है, नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद क्या होता है? जो पावर है, पावर किसके हाथ में आ जाएगी? बलबन के हाथ में पावर आ जाएगी। कब से कब तक? 1265 से लेकर 1287 तक। ठीक है, अब क्योंकि ये जो बलबन थे ये चहलगानी का ही पार्ट थे। अब इन्होंने क्या किया? आते ही सबसे पहले क्या किया इन्होंने? दल चालीसा, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ 40 या चहलगानी, उसको ये क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ध्यान रखना, चालीसा को ये क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और चालीसा किसने बनाई थी? ये बनाई थी इल्तुतमिश ने, और ये उसी चालीसा का एक हिस्सा हुआ करते थे। ध्यान रखना, बलबन जिसको उलुग खां की उपाधि दी थी नसरुद्दीन ने, ये क्या करते हैं? चहलगानी से बिलोंग करते हैं, और इसी चहलगानी को ये क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और जो चहलगानी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान अरीज। ध्यान रखना, इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया दीवान अरीज। और दीवान अरीज किस लिए बनाया था? ताकि मंगोलियंस को क्या कर सकें? स्टॉप कर सकें। तो मंगोलियंस पहले आए थे इल्तुतमिश के टाइम पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मगर इल्तुतमिश ने क्या किया था? चंगेज़ खां का मैसेज पाकर, और जो आया था मंगवर्नी, उसको मतलब यहाँ पर इंडिया में हेल्प नहीं की थी, और मतलब दुश्मनी भी बचाई अपनी किसके साथ? मंगोलों के साथ। मगर मंगोल जब अटैक नहीं करके गए थे इंडिया पे और दिल्ली सल्तनत पे, मगर अब मंगोलों के अटैक से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? एक डिपार्टमेंट बनाया दीवान अरीज। ध्यान रखना, दीवान अरीज पूछा जा सकता है कि दीवान अरीज एक नंबर में किस से रिलेटेड है, तो आपको बताना है मिलिट्री डिपार्टमेंट है। क्यों बनाया गया था? मंगोलियंस के अटैक से बचने के लिए। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, और उस पॉलिसी का नाम था आयरन एंड ब्लड, या ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाने वाले ये रूलर थे। और इससे पहले आप सुनो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पहले क्या, इसके बाद में आएंगे। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी एक तो इन्होंने अपनाई थी, एक हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। वहाँ पर भी मैंने बताया था, वहाँ पर कौन थे? बिस्मार्क। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन करने वाले जो हैं वो कौन है? बिस्मार्क हैं। और बिस्मार्क ने भी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड को अडॉप्ट किया था। और भारत में बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत में बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे जर्मनी में यूनिफिकेशन करवाया था जर्मनी का बिस्मार्क ने, ऐसे ही भारत में भी आज़ादी के बाद भारत के कई सारे 565 प्रिंसली स्टेट्स का यूनिफिकेशन करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ ध्यान रखना, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ, जिसमें लोगों को मार देते थे, बच्चे और महिलाएं होती थी उनको स्लेव बना लेते थे। इन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई थी, सिजदा एंड पेबोस। ध्यान रखना, सजदा और पेबोस, सिजदा या सजदा कुछ भी कह लो, एक ही बात है। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई थी सजदा और पेबोस। सजदा का मतलब क्या और पेबोस का मतलब क्या है? सिजदा या सजदा का मतलब है बोइंग बिफोर द किस, मतलब सुल्तान के सामने घुटने के बल बैठकर उनको सर झुकाना। सुल्तान के सामने जाना, घुटने के बल बैठना और उनके सामने सर झुकाना, ये तो हो गई सजदा या सिजदा। और एक थी पेबोस। पेबोस का मतलब है सुल्तान के पैर चूमना, या किसिंग द फीट ऑफ किंग। सुल्तान जो होता था किंग, उसके फीट चूमना, ये क्या कहलाता था? पेबोस कहलाता। ये मानते थे। देखो अब एक यहाँ पर दे रखा है बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन की किंगशिप की क्या थ्योरी थी? बलबन की जो किंगशिप की थ्योरी थी वो, उसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। नंबर 1, ही बिलीव दैट किंग वाज दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये मानते थे कि जो मतलब राजा है वो भगवान का मतलब दूत है, भगवान का मैसेंजर है, मतलब भगवान ने भेजा हुआ एक व्यक्ति, भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति है, मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, मतलब भगवान के समान ही है। ठीक है। दूसरा, किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम पीपल। किंग लोगों से डिफरेंट है, बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों के समान नहीं है किंग। दूसरा, किंग हैज स्पेशल पावर्स गिवन बाई गॉड। किंग के पास स्पेशल पावर्स हैं जो किसने दिए? भगवान ने दिए। और यही स्पेशल पावर उसको इनेबल करती हैं कि वो अपनी सब्जेक्ट का मतलब अपनी प्रजा पर क्या करे? रूल करे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर इसके बाद इनका भी गेम ओवर हो जाता है। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत हमारा जो बुक में दे रखा है वो मैंने करा दिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत इतना नहीं है, वो दिल्ली सल्तनत में जो अपना स्लेव डायनेस्टी इतनी नहीं है, अभी तो बहुत सारा है, मगर अपनी बुक में जितना दे रखा है वो मैंने कवर करा दिया है। और
बाकी अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बुक में मैं वही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और ज़्यादा समय लेंगे नहीं हम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो आज खिलजी डायनेस्टी को भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन लूँगा और फॉर क्लास 10, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस इसको सुनना है, और बाकी जो बुक में दे रखा है वो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो या नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर रखे हैं। फिलहाल तो आप समझने पर ध्यान दो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत जो होती है मोहम्मद गौरी ने जो बैटल ऑफ तराइन लड़े थे वो वहाँ से होती है। आपको पता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है, और उसके बाद अपना उनका एक स्लेव था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको इंडिया में छोड़कर चला जाता है। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ हो जाती है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन ले करता है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी को फाउंड करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लो। तो स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था 1206 से 1290 के बीच में। इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के रूल करेगी 1290 से लेकर 1320 के बीच में। तो इसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको कि खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। तो खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हुआ था कि जो अपनी स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी में लास्ट में दो रूलर थे, मैंने लिस्ट दिखाई थी लास्ट टाइम, ध्यान रखना। एक तो था कैकुबाद और एक था क्यूमर्स। कैकुबाद और क्यूमर्स या कैमूर्स ऐसे करके कुछ दो रूलर थे। तो कैकुबाद की हत्या कर कर, ध्यान रखना, कैकुबाद की हत्या कर कर एक व्यक्ति था मलिक फिरोज, ध्यान दो, मलिक फिरोज, जो बाद में क्या बनता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनता है। ये कैकुबाद की क्या कर देगा, हत्या कर देगा। कैकुबाद की हत्या करके ये कैमूर्स को या क्यूमर्स को 1290 में रूलर बना देता है स्लेव डायनेस्टी का। बाद में कुछ समय पश्चात उसको कैमूर्स को भी, ध्यान रखना, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था क्यूमर्स या कैमूर्स जो भी बोलो, तो उसको हटाकर कौन, मलिक फिरोज क्या करेगा, क्यूमर्स को भी हटा देगा, और हटाने के बाद न्यू डायनेस्टी की फाउंडेशन ले करेगा जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, मलिक फिरोज हुआ करता था, जो किसी टाइम पर इनके अंडर में था। किसके अंडर में था, स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के अंडर में था। उन्हीं को डिथ्रोन कर कर, उन्हीं को गद्दी से हटाकर पावर कैप्चर कर लेता है। तो दूसरी डायनेस्टी के आज बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसने 1290 से 1320 के बीच में रूल किया था। मात्र 30 साल रूल किया, ध्यान देना, कितने साल रूल किया था, ओनली 30 ईयर्स रूल किया था। इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे कम समय तक, ध्यान रखना, सबसे कम समय तक रूल करने वाली दिल्ली सल्तनत की एकमात्र डायनेस्टी कौन सी है, खिलजी डायनेस्टी, जिसने ओनली 30 ईयर्स तक रूल किया था। और सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी है, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो फिलहाल खिलजी डायनेस्टी पर फोकस करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये एक्सटेंशन है खिलजी डायनेस्टी का। इससे पहले ये स्लेव डायनेस्टी का एक्सटेंशन है, कितने बड़े एम्पायर पर इन्होंने रूल किया था। और अब शुरुआत करते हैं हम खिलजी डायनेस्टी की। एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको समझना है, ठीक है। तो खिलजी जो थे, खिलजी पहले स्लेव डायनेस्टी जो होती थी दिल्ली, उनके अंडर में रूल करते थे। इनमें एक हुआ करता था मलिक फिरोज, जैसा कि मैंने अभी बताया था। मलिक फिरोज वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और मलिक फिरोज ही बाद में किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। तो शुरुआत में जो कैकुबाद, ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर है, 10th रूलर है। कैकुबाद के अंडर में इसको अरीज ममालिक अपॉइंट किया गया था। अरीज ममालिक का मतलब होता है हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। मगर बाद में आपको पता है स्लेव डायनेस्टी का पतन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, और ये इसकी हत्या भी कर देते हैं। और उसके बाद क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाते हैं। फिर बाद में क्यूमर्स को भी हटा देते हैं और खुद एक अलग से नई डायनेस्टी का फाउंडेशन ले करेंगे, और वो थी कौन सी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 के बीच में रूल किया था, जिसमें दो ही इंपॉर्टेंट रूलर हमें पढ़ने, एक तो पढ़ना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, फिर इनके एक भतीजे और इनके एक दामाद, भतीजे एंड इनके एक दामाद हुआ करते थे, जो कौन थे,
अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इनकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, खैर तो आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका पहला नाम क्या था, मलिक फिरोज हुआ करता था, वो फाउंड करता है खिलजी डायनेस्टी को। और ये रूल करेंगे 1290 से 1296, ज़्यादा समय तक रूल नहीं किया, बहुत ही कम समय तक रूल किया है, आप देख सकते हो। अच्छा, तो इनकी क्या पॉलिसी हुआ करती थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की घरेलू पॉलिसी क्या हुआ करती थी। इन्हीं के टाइम पर मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया था कड़ा नाम की जगह पर। ये कड़ा, इसको क्या पढ़ेंगे, कड़ा नाम की जगह थी। और ये कड़ा नाम की जो जगह थी ये कहाँ पर थी, कड़ा नाम की जगह थी यूपी में। ठीक है, जो आज की डेट में इलाहाबाद के आसपास है, वहाँ पर ये जगह थी। तो वहाँ पर इनके समय में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को, जो इसका क्या हुआ करता था, नेफ्यू हुआ करता था, एज वेल एज सन इन लॉ हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर ऑफ कड़ा अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो कहाँ पर अपॉइंट किया गया था इनको, कड़ा का जो गवर्नर अपॉइंट किया गया था, किसको अपॉइंट किया गया था, इनके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाद में क्या होता है आपको पता है, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जा रहे। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से, यहाँ पे ध्यान देना, धोखे से क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मूवी भी आई है, आपने अगर देखी हो तो पद्मावत मूवी भी आई है, वहाँ पर भी इसमें दिखाया गया है। ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं और ये हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो यही इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और जलालुद्दीन को मतलब क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के अगले रूलर बन जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और जनता इनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेम करती थी, या जनता के मतलब बहुत ही ज़्यादा ये प्रिय थे। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जनता के हितैषी के नाम से भी, एक वृद्ध मुसलमान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही सही रूल रहा था, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो जलालुद्दीन को मारने के बाद रूलर कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बन जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी अब पावर में आ जाते हैं और ये रूल करेंगे 1296 से 1316। ठीक है, शुरुआत में तो इन्होंने मतलब ठीक काम किया था, मगर बाद में जनता इनसे क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद दिल्ली सल्तनत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पॉलिटिकल एम्पायर में एक्सटेंशन होता है। मतलब इनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करेंगे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अगर इनकी बचपन की बात करें तो इनका बचपन का नाम था अली गुरसास्प। बचपन का नाम क्या था इनका, अली गुरसास्प। ठीक है, तो ये उनका बचपन का नाम हुआ करता था। और अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, उसका नाम था सिकंदर सानी। मतलब इन्होंने अपने आप को, या फिर इसको मतलब दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर जानते हो ना, सिकंदर को हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं अलेक्जेंडर। तो उससे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। फिर इसके टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ में कहाँ कहाँ पर अटैक किए थे। तो नॉर्थ में सबसे पहले इन्होंने एक गुजरात में अभियान भेजा था, और गुजरात में इसके दो कमांडर जाते हैं, या जनरल जाते हैं, या सेनापति जाएंगे। उनका नाम था उलुग खान एंड नुसरत खान। ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी के दो जनरल उलुग खान और नुसरत खान, ये गुजरात को जीत कर लाते हैं। और गुजरात को जीत के लाने के बाद फिर इनका अगला अभियान होता है, कौन सा, इनका अगला अभियान होता है रणथंभौर। रणथंभौर की एक रूलर हुआ करते थे हम्बीर देव चौहान। ठीक है, तो हम्बीर देव चौहान की मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पे ज़्यादा बात करना सही नहीं है। तो इन्होंने रणथंभौर, जो राजस्थान में सवाई माधोपुर में, ठीक है, उस किले को जीता था। और हम्बीर देव चौहान की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और यहाँ पर साका भी हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा। तो हम्बीर देव चौहान की डेथ करके रणथंभौर के किले को जीत लेते हैं। साथ के साथ में मालवा, चित्तौड़ में जिसमें मूवी आई है पद्मावती, ठीक है, तो चित्तौड़ के किले को भी जीतते हैं। धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जालौर, इन सभी पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये हो गए इनके नॉर्थ में इन्वेजन। नॉर्थ में कहाँ कहाँ पर अटैक किए थे। फिर अब बात करते हैं साउथ की। तो साउथ में अटैक करने वाले पहला मुसलमान था, ये ध्यान रखना, ही बाय द फर्स्ट सुल्तान ऑफ हु अटैक्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अटैक करने वाला पहला सुल्तान हुआ करता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले अब तक साउथ में किसी ने अटैक नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो साउथ में पहला सुल्तान जो जिसने साउथ में अटैक किया था, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दूसरी बात, इसने क्या किया था साउथ में, मतलब साउथ को ऑक्यूपाई करने के लिए साउथ का जो लीडरशिप दी थी वो दी थी इनका एक सेनापति हुआ करता था मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा था।
ठीक है, उसको मतलब इन्होंने क्या दिया था, जिम्मेदारी दी थी मलिक काफूर को कि भाई जाओ और मतलब साउथ अभियान पर जाओ और साउथ को जीतो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मलिक काफूर कई सारी जगहों को, टेरिटरीज को जीत लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, एक जगह है वरंगल। वरंगल के एक रूलर थे प्रताप रुद्र रामचंद्र देव, ये रूलर हुआ करते थे देवगिरी के। और वीर बल्लभ थड़ ये हुआ करते थे होयसाला किंग। इन सबको डिफीट किया था और इनको अपने अंडर में ले लिया। साथ ही साथ में इन्होंने ये रामेश्वरम तक पहुंच गए। रामेश्वरम बिल्कुल तमिलनाडु के एंड में, ध्यान रखना रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु के एंड में। इसके बाद तो फिर ओशियन दिखाई देता है। तो रामेश्वरम पहुंच गए, इन्होंने देखा कि अब तो हमने पूरी दुनिया जीत ली है, ठीक है, क्योंकि इनको पानी पानी दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर फिर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया जाता है, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के द्वारा। द किंगडम ऑफ साउथ के जो किंगडम हुआ करते थे, उन्होंने अलाउद्दीन की मतलब जो पावर थी उसको एक्नॉलेज कर लिया और इनको मॉनेटरी ट्रिब्यूट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो साउथ के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, साउथ के रूलर्स किसके अंडर में आ जाते हैं, साउथ के रूलर्स आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ जाते हैं। और ये इनको फिर टाइम टू टाइम मॉनेटरी मतलब पैसा भी देते रहते थे। अब वैसे मतलब रूल यही करेंगे, किसके अंडर में रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में रहेंगे। और टाइम टू टाइम ये टैक्स के रूप में एक तरह से पैसा देते रहेंगे, किसको, दिल्ली सल्तनत को, खिलजी डायनेस्टी को, ठीक है। इसके बाद इनके टाइम पर मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। मंगोल मैंने बताया था चाइना से ऊपर एक देश है मंगोलिया, वहाँ के लोगों को मंगोल कहा जाता है। मंगोलों ने इनके टाइम पर अटैक भी किया था। और ऐसा बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार 12 से ज़्यादा बार मंगोल के जो अटैक थे उनको क्या किया था, और रजिस्ट भी किया था। अब बात करें कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या हुआ करती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या घरेलू नीति अपनाई, ठीक है, अपने टाइम पर। पहली बात, एक तो ये फॉलो करते थे डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, मतलब जो राजा है वो किसके नाम पर रूल करता है, ये भगवान के नाम पर रूल करता है, ठीक है। या यहाँ बात करें मुस्लिम्स में तो ये अल्लाह के नाम पर रूल कर रहे हैं और एक प्रकार से उनके पैगंबर हैं, ठीक है, या एक प्रकार से उनके दूत हैं, ठीक है, ऐसे करके बिलीव करते थे। इन्होंने अपने टाइम पर 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे ताकि मतलब रिवोल्ट को बचाया जा सके। 4 ऑर्डिनेंस मतलब 4 आदेश दिए थे। इन्होंने स्पाई सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट किया था। स्पाई का मतलब है जो जासूसी वाला सिस्टम होता है उसको सही से रिकन्स्ट्रक्ट मतलब दोबारा से बनाया था। साथ के साथ में जो सामाजिक पार्टी हुआ करती थी, जो भी पार्टी हुआ करती थी इवनिंग्स में, उसमें दारू को इन्होंने बैन कर दिया, वाइन को मतलब बैन कर दिया। साथ के साथ में इन्होंने घोड़ों की ब्रांडिंग करना स्टार्ट किया। साथ के साथ में एक जो सोल्जर्स थे उनकी भी लिस्ट बनाई, ठीक है। ये वाला सिस्टम भी स्टार्ट किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात करें, इन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखना स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखने वाले भी कौन थे, पहले अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे। और इन्होंने मार्केट में जो कमोडिटीज़ हुआ करती थी, कमोडिटीज़ का मतलब है जो सामान हुआ करता था उनकी प्राइस फिक्स की। क्या फिक्स की, उनकी प्राइस फिक्स की। और ये प्राइस जो रखी गई थी ये मार्केट प्राइस से कम रखी गई थी। और इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग को बहुत ही पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया था कि कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उस पर फिर उसको हार्ड सज़ा मिलेगी। और साथ के साथ में इन्होंने रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था इनके टाइम पर, टैक्स जो कलेक्ट होता था वो कैश के रूप में होता था, ना कि कोई काइंड का मतलब कोई सामान दे दिया, कुछ भी ऐसे नहीं, सिर्फ पैसे के रूप में। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई थी। और इन्होंने जजिया इम्पोज कर दिया, ग्रेजिंग टैक्स इम्पोज कर दिया, हाउस टैक्स इम्पोज कर दिया हिंदू कम्युनिटी पर, ठीक है। मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं। अब मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम है दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत कौन हुआ करता था, मार्केट कंट्रोलर हुआ करता था, मार्केट को कंट्रोल करता था। वर अपॉइंटेड इन दी ऑफिसेस कॉल्ड सहना ए मंडी क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया जो मार्केट को स्टैंडर्डाइज करेगा, मार्केट को कंट्रोल करेगा। और इसका ये ऑफिसर क्या कहलाएगा, दीवान ए रियासत। और जितने भी मतलब व्यापारी लोग हुआ करते थे उनको सहना मंडी की जो ऑफिस थी उसमें रजिस्टर कराना पड़ता था। और उसके बाद में ये क्या करते थे, अपने सामान को बेचते थे, वो भी कैसी प्राइस पर, फिक्स्ड रेट पर। अगर इससे ज़्यादा बेचते थे तो इन पर भी क्या होती थी, कार्रवाई होती थी। अब इसकी बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये कि एक तो इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी, एक मतलब आर्मी रखने की शुरुआत की, आर्मी को पेड कैश में मतलब पेमेंट देने की शुरुआत की। और एक आर्मी में एक प्रथा चलाई थी दाग एवं
हुलिया प्रथा चलाई थी, दाग एवं हुलिया प्रथा चलाई थी। तो दाग एवं हुलिया प्रथा का मतलब ये है कि घोड़ों पर निशान लगा लिए जाते थे, उनको तो बोलते थे दाग, और जो मतलब सोल्जर्स होते थे उनका भी एक स्केच तैयार किया जाता था ताकि मतलब करप्शन को कंट्रोल किया जा सके। ये भी स्टार्ट किया था। साथ के साथ में उन्होंने एक अलाई दरवाज़ा बनाया था, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स बनवाया था, फोर्ट ऑफ श्री का कंस्ट्रक्शन करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद जो सक्सेसर आते हैं इनके, मतलब इसके उत्तराधिकारी आते हैं, वो बहुत ही वीक थे। और उत्तराधिकारी कौन कौन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये मतलब इनके क्या हैं, सक्सेसर थे। और इनके बाद फिर फाइनली क्या होता है, इसका अंत हो जाता है और फिर डायनेस्टी आती है। कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ध्यान रखना। तो मुबारक शाह, नसरुद्दीन, खुसरो शाह, और फिर फाइनली इस डायनेस्टी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, ठीक है। अब डायनेस्टी का जो अंत हुआ था, पहली बात तो कैसे हुआ था, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो रूलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, कमज़ोर थे। फिर 1320 के समथिंग पंजाब का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक, ध्यान रखना। पंजाब का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। तो ये क्या करेंगे, एक रूलर थे मुबारक शाह, उसकी हत्या कर देते हैं। और मुबारक शाह की हत्या कर कर क्या करेंगे, और दिल्ली को अपने, मुबारक शाह की हत्या नहीं करेंगे, मुबारक शाह को क्या कर देंगे, गद्दी से हटा देंगे। और गद्दी से हटाने के बाद ये करेंगे तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन। कौन करेंगे, गाजी मलिक। यही गाजी मलिक क्या नाम से जाने जाएंगे बाद में, ये जाने जाएंगे गियासुद्दीन तुगलक के नाम से। ध्यान रखना, किस नाम से जाने जाएंगे, गियासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक कौन हुआ करते थे, पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे 1320 में। ये क्या करेंगे, कई सारे ग्रुप जो नोबल्स हैं उनको अपने साथ में लेंगे, दिल्ली को कैप्चर करेंगे और थ्रोन को भी हथिया लेंगे। और यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, मुबारक शाह, उसको हटा देंगे। और गाजी मलिक फिर गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत पर रूल करते हैं और एक नई डायनेस्टी फाउंड करेंगे विच इज नोन एज तुगलक डायनेस्टी। अब हम देखेंगे हमारी बुक में क्या दे रखा है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हमने ओवरव्यू ले लिया, अब हम आते हैं खिलजी डायनेस्टी पर। अपनी मेनली मैंने बताया था दो रूलर्स के बारे में जानेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रूल किया था 1290 से 1296, बहुत ही कम समय तक इन्होंने रूल किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लंबे समय तक रूल किया था, 1290 से, यहाँ पे 96 आएगा, 1296 से 1316 तक। अच्छा, अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था क्यूमर्स को क्या किया था, हत्या कर दी। और 1290 में गद्दी अपने हाथ में ले ली और अपने आप को एक सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। और साथ के साथ में उन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये इस टाइम पर लगभग 70 साल के मतलब हुआ करते थे। और इनकी जो हत्या की जाती है, इनके भतीजे और इनके सन इन लॉ कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कड़ा नाम की जगह के गवर्नर हुआ करते थे, वो इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद फाउंड करेंगे कौन सी डायनेस्टी, सॉरी वो मतलब रूलर बन जाते हैं खिलजी डायनेस्टी के। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इन्होंने 1296, यहाँ पर एक मिस्टेक है, 1296 से 1316 के बीच में इन्होंने रूल किया था। इन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और दिल्ली के फिर नए सुल्तान बन जाते हैं। और इन्होंने अगले 20 सालों में कई सारे सुधार भी लाए थे और अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी इन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट किया था, जो सिक्के चलाए थे। और 1301 में इन्होंने रणथंभौर पर अटैक किया। रणथंभौर पर किसको हराया था, हमीरदेव चौहान को हराया था। और 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पर अटैक किया था, जिस पर पद्मावत मूवी भी आई है। रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए रावल रतन सिंह उन पर ये अटैक करते हैं और दोनों अभियान इनके क्या होते हैं, विजयी होते हैं, सफल होते हैं। और इन्होंने गुजरात के एक किंग हुआ करते थे, बघेल किंग राय कर्णदेव, वहाँ पर मतलब इनके खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन चलाया और नुसरत खान उलुग खां को वहाँ पर भेजा था और वो सक्सेसफुली जीत कर भी आते हैं। फिर इसका एक कमांडर था, बहुत ही बहादुर कमांडर था इसका, बहुत ही मतलब एबल कमांडर था, जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है। उसने क्या किया था, जो मलिक काफूर कौन था, जो पहले मतलब हिंदू हुआ करता था, बाद में मुस्लिम हो जाता है और इसको मूवी में दिखाया भी गया है, ठीक है, हिजड़ा है ये। और मलिक काफूर साउथ इंडिया में जाता है, इसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में भेजते हैं कि साउथ इंडिया में जितने भी मिशंस थे उनको कौन लीड करता है, मलिक काफूर लीड करता है। और मैंने पहले भी बताया था साउथ इंडिया में जाने वाले पहले सुल्तानी कौन थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। और किसको भेजते हैं, अपने एबल कमांडर मलिक काफूर को भेजते हैं और ये अटैक करते हैं देवगिरी, होसैला और पांड्या किंगडम और इन सबको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और साथ के साथ में कहाँ तक पहुँच जाते हैं, रामेश्वरम तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद का भी निर्माण करवाते हैं। और यहाँ के जो साउथ के रूलर्स थे इनको अपने अधीन कर लेते हैं, किसके अधीन कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में कर लेते हैं। तो ये डेट बार बार गलत आ रही है, ध्यान रखना, 96 है, अभी मिस्टेक हो गई है।
और अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सोवरेंटी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो खलीफा मैंने बताया था टर्की के जो मतलब सुल्तान और वो हुआ करते थे। टर्की में एक पोस्ट क्रिएट की गई थी मोहम्मद पैगंबर के बाद खलीफा, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के रिलीजियस हेड हुआ करते थे और जितने भी मुस्लिम्स थे इनके अंडर में ही रहा करते थे। तो इनके अंडर में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी और अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम था यास्मीन उल खिलाफत नासरी आमिर उल मुमीनिन। ठीक है, अमीर खुसरो जो इनके दरबार में रहा करते थे, अमीर खुसरो ने इनके लिए कई सारे उपाधि दी थी इनको। एक तो इनको कहा था सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, हर्ट्समैन ऑफ द पीपल। अपनी इनकी एक बुक थी जिसका नाम था खजाइन उल फतूह में इनको सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, हर्ट्समैन ऑफ द पीपल कहा गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके 4 ऑर्डर थे जिन्होंने रिवोल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए 4 ऑर्डर दिए थे। वो 4 ऑर्डर कौन कौन से, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पास किए गए 4 ऑर्डर्स को बताइए कौन कौन से 4 ऑर्डर्स थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? अमीरों की प्रॉपर्टी को अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। जो अमीर होते जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को अनेक्स का मतलब छीनना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, इन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का पर्पज़ क्या था? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, इनके पास टैक्स आ सके। दूसरा, लैंड रेवेन्यू टैक्स कब बढ़ाया? इन्होंने पहले जो बंजर भूमि हुआ करती थी, बंजर भूमि को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करवाया और फिर उस पर क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। साथ के साथ में दिल्ली में इन्होंने क्या किया? जो दारू हुआ करती थी, एल्कोहल जो हुआ करती थी, उस पर क्या कर दिया? बैन कर दिया। इन्होंने एक स्पाई सिस्टम बनाया, जासूसी सिस्टम बनाया। साथ के साथ में जो नोबल्स हुआ करते थे इनके दरबार में, उनकी जो आपस में जो मीटिंग्स हुआ करती थी, म्यूचुअल फ्रेंडशिप हुआ करती थी, उस पर भी बैन लगा दिया ताकि इनके खिलाफ कोई साजिश ना रच सके। तो ये 4 ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अमीरों की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट करना स्टार्ट किया। दूसरा, बैरन लैंड को फर्टाइल में कन्वर्ट करके उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तीसरा, दिल्ली में एल्कोहल पर बैन लगा दिया, स्पाई सिस्टम बनाया और म्यूचुअल फ्रेंडशिप होती थी जो नोबल्स की, उसको बैन कर दिया। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, उनको बताइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट काम यही है, इन्होंने कई सारे सुधार लाए, रिफॉर्म लाए। पुलिस में, जासूसी वाले सिस्टम में, पोस्टल सिस्टम में, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म लाए थे। मार्केट को कंट्रोल करना इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप किया था और जो आइटम्स होते थे उनकी प्राइस फिक्स कर दी। और इनसे अगर कोई ज़्यादा आइटम्स पर बेचता था तो उसको ये क्या करते थे? सज़ा दी जाती थी उसको। और साथ के साथ में इन्होंने क्या किया था? ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने सोल्जर्स को कैश में देना स्टार्ट किया था, कैश में पे करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने कई सारी पोस्ट भी क्रिएट की थी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाया जा सके। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है खिलजी डायनेस्टी के। ये तो हो गया हमारे अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई फोर्ट और कोस ए सिरी इसका निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी को लीड करते हैं इनके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे मुबारक शाह खिलजी। 1316 में मुबारक शाह खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, ये इस गद्दी को संभालते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो मतलब इसके रूलर्स हुआ करते थे बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे, बहुत ही मतलब वीक थे, जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी का क्या होता है? पतन हो जाता है। और मुबारक शाह खिलजी था, इसने जितने भी रिजिड ऑर्डर हुआ करते थे अपने फादर के उन सबको हटा देता है। और मुबारक शाह खिलजी ये जो हैं अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देते, खुद ही अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? खलीफा डिक्लेयर कर देते हैं। और एक टाइटल अज्यूम करते हैं, उल वशिक विल्ला। क्या टाइटल अज्यूम करते हैं? उल वशिक अल्लाह। और मतलब खुद को मोहम्मद पैगंबर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इन्होंने कि मैं ही मोहम्मद पैगंबर का क्या हूँ? उत्तराधिकारी हूँ। ये ऐसा मतलब रूलर था मुबारक खिलजी जो अपने ही दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाया करता था, बिना कपड़ों के भी आ जाया करता था। तो ऐसी मतलब इसकी कंडीशन थी किसकी? मुबारक खिलजी की। फिर एक पंजाब के एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था गाजी मलिक, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक क्या करते हैं? गाजी मलिक ने बताया कि यार ये सब जो चल रहा है ये सब इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम धर्म खतरे में इससे। तो इसने दिल्ली के लोगों की सहायता से मुबारक शाह खिलजी को ख़त्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मुबारक शाह खिलजी को ख़त्म कर दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने जाएंगे। और ये इसकी हत्या करने के बाद 1320 में, ध्यान रखना 1320 में इनकी हत्या कर देंगे। और 1320 में इसके बाद कुछ समय के लिए और रूलर बनते हैं। एक रूलर और है यहाँ पे दे रखा है नसरुद्दीन खुसरो, ये लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के। इसके बाद इसको भी हटा देंगे। कौन हटा देता है? वही गाजी मलिक हटा देंगे और रूलर बन जाएंगे किसके?
एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक की नई डायनेस्टी की स्थापना करेंगे, वो डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पर लास्ट रूलर जो है वो ध्यान रखना, वैसे तो यही है, पर इसके बाद कुछ समय के लिए रहते हैं नसरुद्दीन खुसरो। ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते, मुश्किल से 2-4 महीने के लिए रहते हैं नसरुद्दीन खुसरो। इसको भी हटा दिया जाता है, ठीक है। गाजी मलिक हत्या कर देते हैं इसकी 1320 में, और फिर तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कर दी जाती है। अब हम कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। दीवान रियासत। दीवान रियासत का मतलब है मार्केट कंट्रोलर। एक है सहाना और दंडाधिकारी। सहाना और दंडाधिकार, इसको बोलते हैं मार्केट इंस्पेक्टर। एक है मुहत्तासिब। मुहत्तासिब का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन मैन एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर्स। बरीद मुबालिक। बरीद मुबालिक को बोलते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर। सराई ए आदल, मार्केट ऑफ लोकल एंड फॉरेन गुड्स। जो लोकल और फॉरेन गुड्स का मार्केट हुआ करता था उसको बोलते थे सराई ए आदल। दीवान अरीज, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवान अरीज बोला जाता था। अरीज ममालिक, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको बोलते थे अरीज ममालिक। सो आज हमने डिस्कस किया खिलजी डायनेस्टी के बारे में, कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं तुगलक डायनेस्टी को कंप्लीटली फिनिश करा दूंगा, और उसके बाद एक लेक्चर में सैयद और लोदी, वो दोनों भी फिनिश हो जाएंगे। उस प्रकार दिल्ली सल्तनत हमारी पूरी हो जाएगी। मुगल डायनेस्टी का मैं ऑलरेडी एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और इसका हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में 2 डायनेस्टी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। पहली स्लेव डायनेस्टी और दूसरा था हमने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी। आज हम कवर करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। और इस डायनेस्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऐसी डायनेस्टी है जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया था। ध्यान रखना, ये ऐसी डायनेस्टी है जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया था। 94 ईयर्स तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है? तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये इसका एक्सपेंशन है, कितने एरिया में तुगलक डायनेस्टी फैली हुई थी। ये इसका क्या है? एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बहुत बड़े एरिया में तुगलक डायनेस्टी का एक्सपेंशन हो चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, या जो मेन रूलर रहा इसका, सुल्तान रहा, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। खैर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इसका पॉलिटिकल एक्सपेंशन, कितने बड़े एरिया में तुगलक डायनेस्टी रूल करती है, ठीक है। ये तो बात है 1321 से 1398 की। हालांकि जो तुगलक डायनेस्टी का जो रूल रहता है वो रहता है कब से कब तक? 1320 से 1414 के बीच में रहता है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 में, और ये रूल करती है 1526 तक। लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का रूल चलता है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल करती हैं। पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, और तीसरी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद डायनेस्टी, और लास्ट डायनेस्टी थी इसकी लोदी डायनेस्टी। हम पहुंच गए तुगलक डायनेस्टी पे। इससे पहले मैं स्लेव और खिलजी की ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो शुरू देखते हैं। यहाँ पर यह है तुगलक डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन। अगर देखें तो इतने बड़े एरिया पर इनका क्या हो गया था? तुगलक डायनेस्टी का कंट्रोल हो गया था। तो बहुत ही बड़े एरिया पर इनका कंट्रोल हो चुका था। और यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हो कि ये स्लेव डायनेस्टी, मामुगल डायनेस्टी का, ये खिलजी का, ये तुगलक का है। मतलब तुगलक के टाइम पर अगर आप देखो, तुगलक के टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था बहुत ही बड़े एरिया में फैल चुका था। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था, और फाउंड कब किया था? 1320 में, और ये रूल करती है 1440 तक। तो कितने साल रूल किया? लगभग 94 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और पूरे के पूरे 5 डायनेस्टियों में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी है? तुगलक डायनेस्टी। और सबसे कम रूल करने वाली डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो हम देखते हैं, ज़्यादा डीप में ना जाकर शुरुआत करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। और इनके पहले रूलर हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 के बीच में रूल करते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। इन्होंने एक शहर भी बसाया था, मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देता रहूँगा। इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। ध्यान रखना, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद शहर बसाने वाले भी कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। दिल्ली में ये शहर बसाया गया था, दिल्ली के पास ये तुगलकाबाद। साथ के साथ में ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले सुल्तान थे जिन्होंने कैनाल बनाना स्टार्ट किया। कैनाल मतलब जो नहर बनाई जाती है पानी के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल बनाना स्टार्ट करने वाला भी ये पहले सुल्तान थे। शुरुआत में इन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट फेस किए थे, बहुत सारे विद्रोह फेस किए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए इन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम था जौना खान या उलुग खान के नाम से भी जानते हैं, यही जौना खान बाद में कहलाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना। तो इन्होंने शुरुआत में जब रिवोल्ट हुए थे तो अपने बेटे जौना खान या उलुग खान को इन रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा था, और जौना खान को इनमें विजय हासिल होती है, फतेह हासिल होती है। तो जौना खान जो क्या बन जाते हैं बाद में बन जाएंगे
कुछ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, एक वुडन पैलेस था, वुडन पैलेस के गिरने से क्या हुआ था, यहाँ पर रह गया है एक वुडन बिल्डिंग है, वुडन पैलेस, उसके मतलब गिरने से क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। मगर एक्चुअली में अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक बंगाल में एक रिवॉल्ट हुई थी, ध्यान रखना 1325 के समथिंग बंगाल में क्या हुई थी, एक रिवॉल्ट हुई थी। और उस रिवॉल्ट को बंगाल में सप्रेस करने के लिए खुद गए थे। और बाद में जब ये इस रिवॉल्ट को सप्रेस करके आए, वापस दिल्ली आ रहे थे, रिवॉल्ट कंट्रोल करने के बाद बंगाल में जब दिल्ली आ रहे थे, तो इनके सम्मान में, इनके स्वागत में एक लकड़ी का महल बनाया गया था तुगलकाबाद में। कहाँ पर बनाया गया था, एक लकड़ी का महल बनाया गया था तुगलकाबाद में। और ये एक प्रकार से साजिश थी। साजिश किसकी थी, जौना खान एंड हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके कंटेम्प्रेरी सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया और इनकी बनती नहीं थी, ठीक है। और इसीलिए मतलब इन्होंने साजिश रची, किसने, हजरत निजामुद्दीन औलिया और इनके बेटे जौना खान ने साजिश रची। और साजिश में क्या हुआ, जैसे ही ये आते हैं तो इनके लिए एक महल बनवाया जाता है लकड़ी का, वहाँ पर ये अंदर जाते हैं और उसमें आग लगवा दी जाती है। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया जाता है, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। तो इनकी डेथ कहाँ पे होती है, तुगलकाबाद में डेथ होती है। और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया है, वहीं पर इनका टॉम्ब बनाया गया है, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये रही गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी। इन्होंने जो तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी थी वो किसको मारकर की थी, नसरुद्दीन खुसरो, जो कि लास्ट रूलर था किसका, आपकी खिलजी डायनेस्टी का, उसको मारकर इन्होंने क्या की थी, हत्या की थी। तो ये सारी जानकारी होती है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूलर, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान दो, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जैसा कि मैंने ओरिजिनल नाम क्या बताया था, जौना खान बताया था। ये बेटे थे किसके, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। इनके पिता कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और इनकी जो कैपिटल थी पहले दौलताबाद थी, और फिर बाद में ये देवगिरी कर देते हैं, साउथ इंडिया में जो देवगिरी है उसको कर देंगे कैपिटल बना लेंगे। और साथ के साथ में ये ऐसे हैं, मतलब इनको मतलब कहा जाता है कि एक मूर्ख राजा थे, मतलब बेवकूफ़ मतलब बताते हैं इनको लोग। कुछ इन्होंने ऐसे फैसले लिए थे जिनकी वजह से मतलब इनको क्या बोलते हैं, एक मूर्ख राजा या एक मूर्ख मूर्ख सुल्तान की मतलब इनको उपाधि दे रखी है, ठीक है। मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत है वो अपने चरम पर था, अपने पीक पर था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंड कर चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जितना एम्पायर मतलब दिल्ली सल्तनत में था उतना किसी के समय पर नहीं था। और इनके बारे में दो चार बातें और मैं बताऊं तो ये दिल्ली सल्तनत का जितने भी सुल्तान थे, सारे के सारे सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। यही इसकी कमजोरी थी, ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो इसकी सारी चीज़ें मतलब लोगों को समझ में नहीं आती थी। ये जो भी फैसला लेता था वो उससे मतलब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था, लोग उसका विरोध करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे। इनके टाइम पर दिल्ली सुल्तनत में 23 प्रोविंस हुआ करते थे। कितने प्रोविंस हुआ करते थे, 23 प्रोविंस हुआ करते थे। और मैंने बता ही दिया जैसा कि इनको बहुत सारी नॉलेज थी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और आपकी आयुर्वेद, इन सभी चीज़ों में इनको बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो जौना खां जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, ये सुल्तान बनते हैं। किस नाम से सुल्तान बनते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से या मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बनते हैं। इन्होंने रूल किया 1325 से 1351 के बीच में, 1325 से 1351 के बीच में रूल किया था। इन्होंने अपनी कैपिटल का नाम क्या रखा था, दौलताबाद, ठीक है। तो दौलताबाद इनकी कैपिटल थी, ध्यान रखना। और दौलताबाद इनकी कैपिटल रहती है और यहाँ पर ये क्या करते हैं, रूल करते हैं, ओके। और इन्होंने टोकन करेंसी इशू की थी। और साथ के साथ में इन्हीं के टाइम पर एक देश है मोरक्को। अफ्रीका में अगर जाओगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साइड में एक कंट्री है मोरक्को। तो वहाँ से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता इनके टाइम पर भारत में आए थे और भारत में रहते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं इंडिया को। तो पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किसके टाइम पर, इब्न बतूता किसके टाइम पर इंडिया में आते हैं। तो आपको बताता है बताना है कि इब्न बतूता जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर अगर आप रूल देखो 1325 से 1351 के बीच में देखो तो लगभग 26 ईयर्स इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इनको एक फूल या फिर हम कहें तो पागल सुल्तान, इंसेल सुल्तान की एक मतलब
दर्जा दिया गया है इनको। पागल सुल्तान किस लिए कहते थे? क्योंकि उन्होंने कुछ 5 फैसले लिए थे जो क्या हो जाते हैं, उल्टे बैकफायर कर जाते हैं, इन्हीं को मतलब भारी पड़ जाते हैं। तो वो 5 फैसले मैं बताऊंगा कौन कौन से 5 फैसले लिए थे जिनकी वजह से इनको पागल सुल्तान कहा जाता है, मैड रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। हालांकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब सुल्तान हुआ करते थे, मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान हुआ करते थे। मगर क्या करें भाई, मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान का फ़ायदा ही किया। ठीक है, चलो खैर स्टार्ट करते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। 5 फैसले कौन कौन से थे, अब उन 5 फैसलों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो 5 फैसले में सबसे पहला फैसला था, इन्होंने क्या किया था, जो दोआब रीजन है, ध्यान देना, दोआब रीजन में इन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, तो दोआब रीजन क्या है? दोआब रीजन जो 2 नदियों के बीच में था, एरिया द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब रीजन। 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है हम उसको बोलते हैं दोआब रीजन। तो गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया था उसको हम क्या बोलेंगे? दोआब रीजन बोलेंगे। तो इनको क्या है, अपनी आर्मी को एक्सटेंड करना था, अपनी आर्मी को बढ़ाना था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, आर्मी को बढ़ाना है तो सीधी सीधी बात है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया था, जो गंगा और यमुना के बीच का रीजन है वहाँ पर इन्होंने मतलब क्या कर दिया, वहाँ पर जो खेती करते थे किसान उन पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब दुगनी कर दी थी, पहले से मतलब डबल तक मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। जिससे क्या होता है, ये उल्टा फैसला हो जाता, मतलब इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने टैक्स बढ़ाया था, अच्छा करने के लिए बढ़ाया था, मगर यहाँ पर ड्राउट आती है, सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने की वजह से किसानों की कंडीशन और ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और किसान इनके खिलाफ ही हो जाते हैं। तो पहला तो ये था, इन्होंने दोआब जो रीजन है गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर टैक्स बढ़ाया था। दूसरा, इन्होंने देवगिरी को कैपिटल बना दिया। इनके टाइम पर क्या हो रहा था, 2 प्रॉब्लम है। इनके टाइम पर रिवोल्ट बहुत होते हैं, ध्यान दो, इनके टाइम पर रिवोल्ट बहुत होते हैं। साउथ में इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहे थे, ऊपर से नॉर्थ में इनके सामने मंगोलों का भय था। तो साउथ में बार बार ये रिवोल्ट करने जाते, फिर नॉर्थ में आ जाते, रिवोल्ट को दबा के आते, जैसे ही नॉर्थ में आते फिर कोई रिवोल्ट हो जाता। तो रिवोल्टों से परेशान होकर, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह, विद्रोहों से परेशान होकर इन्होंने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। इन्होंने कहाँ से शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से ले गए राजधानी को, कहाँ पर ले जाते हैं, दिल्ली से ले जाते हैं दौलताबाद। कहाँ पर ले जाते हैं? दौलताबाद, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, देवगिरी रख दिया। दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं और दौलताबाद का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, देवगिरी रख दिया। ठीक है, तो दूसरा इनका क्या था, इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। कैपिटल चेंज करने से भी इनको दिक्कत हुई। कैपिटल चेंज करने से क्या दिक्कत हुई थी कि इन्होंने क्या किया था, सारे के सारे जो मतलब दिल्ली में जो लोग रहते थे उनको बोला कि चलो अब तुमको कहाँ पे चलना है, दौलताबाद में चलना है या फिर देवगिरी में चलना है। देवगिरी एक जगह महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, आज की डेट में डेक्कन वाले एरिया में आती है। तो ये सारे लोगों को वहाँ पर ले जाते हैं और फिर वहाँ से भी परेशान होकर 2 साल में वापस ये जो देवगिरी है 2 साल तक कैपिटल रहती है, वापस फिर ये कहाँ पर आ जाएंगे, दिल्ली पर आ जाएंगे। तो ऐसे आने जाने में बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो लोग इससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक तो कैपिटल चेंज कर दिए, सारे के सारे लोगों को वहाँ पे ले जाके बसा दिया, कुछ लोग बीच में मर जाते हैं आने जाने में। और आपको पता है नॉर्थ और साउथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस समय तो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था भी नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये दूसरा फैसला ये था, ये भी इनका मतलब विरुद्ध गलत हो जाता है, ये भी फैसला इनके लिए बैकफायर कर जाता है। तीसरा फैसला था, इन्होंने टोकन करेंसी इशू की थी, कॉपर और ब्रॉन्ज की। इन्होंने किसकी करेंसी इशू की थी, कॉपर एंड ब्रॉन्ज की टोकन करेंसी इशू की थी। इससे पहले सिल्वर के कॉइन्स चलते थे जिनको टांका बोलते थे, टंका या टांका बोले जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, इनको इनके टाइम पर इन्होंने सोचा कि भाई ये जो सिल्वर के कॉइन्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और इतना ज़्यादा रिसोर्सेस भी नहीं है, सिल्वर इतनी अवेलेबल भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनको बंद करवा कर इन्होंने किया था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के कॉइन चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, और कॉपर एंड ब्रॉन्ज के कॉइन चलाने के बाद क्या हुआ, लोगों ने, यहाँ के जो दिल्ली के लोग थे, लोगों ने नकली कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया, घर पर ही कॉपर के नकली कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसी वजह से क्या होता है, नकली नोट कॉइन बनाने से इनकी इकोनॉमी को बहुत ही बुरा धक्का लगता है। अब सीधी बात है, आज की डेट में सोचो अगर कोई नकली करेंसी बनाने स्टार्ट करे तो नुकसान किसको होगा, देश की इकोनॉमी को होता है। खैर, तो ये फैसला भी मतलब इनके विरुद्ध में चला जाता है। एक इन्होंने प्लानिंग की थी कि खुरासन पर अटैक करेंगे। खुरासन नाम की एक जगह, खुरासान या खुरासन जो भी आप बोलो, तो खुरासन जो कि अफगानिस्तान में आता है आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने योजना बनाई
कि एक तो ये खुरासन में अटैक करेंगे, और खुरासन पर अटैक क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगोलों से इनको डर लगा रहता था, मंगोल बार बार अटैक करते थे, तो मंगोलों पर अटैक करने के लिए इन्होंने योजना बनाई, खुरासन जाएंगे और वहाँ पर अटैक करेंगे। मगर इनके सैनिक जो होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं वो मना कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सोल्जर्स को 1 साल की एडवांस में क्या कर देते हैं, सैलरी पे कर देंगे, एडवांस में सैलरी पे कर देते हैं। तो सोल्जर्स जाने के लिए वहाँ पर राजी हो जाते हैं। साथ के साथ में इन्होंने क्या सोचा था कि अफगानिस्तान से जाकर ये खुरासन में अटैक करेंगे, और खुरासन में जाके वहाँ पर इनको लूटपाट करेंगे। लूटपाट करके मतलब, और लूटपाट करने का पर्पज़ ये था कि खुरासन से जाने के बाद जो एक पहले अफगानिस्तान जाएंगे, फिर मतलब खुरासन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और खुरासन से मतलब बहुत सारी संपत्ति लूट के लाएंगे, प्रॉपर्टी लूट के लाएंगे। मगर खुरासन पर ऑलरेडी उज्बेक जो लोग थे, उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया था। तो ये फैसला भी इनका मतलब गलत पड़ जाता है। लास्ट है कैंपेन टू कराचिल, बुक में कराची लिखा हुआ है, नोट्स में भी कराची, आप उसको सही कर लेना। तो कराचिल है, कराचिल क्या है, एक जगह है। कराचिल कहाँ पे है, ये हिमालयन रीजन में आती है, अपना जो हिमालय रीजन है वहाँ पर आती है। ये अपना जो हिमाचल प्रदेश वाला या उत्तराखंड वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक रीजन है, माउंटेन वाला पार्ट है, जिसको हम कराचिल बोलते हैं। तो ये इनका पर्पज़ था कि इस वाले रीजन को भी ये क्या करें, कंट्रोल करें, तो इसके लिए अभियान चलाएं। तो ये सेना को लेकर निकल पड़ते हैं। मगर यहाँ पे हिमालय वाले रीजन में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, तो यहाँ के सैनिकों को इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी ठंड में रहने की। तो सर्दी की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, और फिर सेना वापस आ जाती है। तो ये मिशन भी इनका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कुल मिला के 5 मिशन है, आपको ध्यान रखना है। दोआब रीजन में इन्होंने टैक्स बढ़ाया था, देवगिरी को कैपिटल बनाया था, टोकन करेंसी इशू की थी, कॉपरा एंड ब्रोज की, और खुरासान पर अटैक करने की योजना बनाई थी, और कराचिल की तरफ भी इनका कैंपेन चलता है। तो ये 5 पॉलिसीजें पूछी जा सकती हैं कि राइट दी 5 पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की 5 पॉलिसीज के बारे में बताइए। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ध्यान दो, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ध्यान दो, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, 1351 में डेथ हो जाती है। ये एक रिवोल्ट को सप्रेस करने गए थे, और बीच में तबीयत खराब होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके बाद इनके एक कजिन थे, चचेरे भाई थे, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने मतलब मरने से पहले ही क्या कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, अपने सक्सेसर नियुक्त कर दिया था कि मेरा जो सक्सेसर बनेगा वो कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक बनेगा। और फिरोज शाह तुगलक कौन था, इनका एक चचेरा भाई था, कजिन था। और तो फिरोज शाह तुगलक क्या बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, अगले 1351 में सुल्तान बनते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आते ही इन्होंने क्या किया, इनके पुत्र थे जिनका नाम था फतेह खान। फतेह खान को इन्होंने क्या कर दिया था, अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था, और इसके नाम पर, फतेह खान के नाम पर इन्होंने कॉइन्स भी इश्यू कर दिए थे। इनके टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्या करते हैं, 2 अशोकन पिलर, अशोक के टाइम पर सम्राट जो अशोक था, मौर्य डायनेस्टी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, तो वहाँ पर पढ़ना। तो अशोकन पिलर्स थे, जिनका एक था तोपरा, और दूसरा पिलर कहाँ पे रखा हुआ था, मेरठ। तो तोपरा जगह कहाँ पे है, ये हरियाणा में एक अंबाला है, अंबाला में हरियाणा मतलब हरियाणा के अंबाला में, वहाँ से तोपरा के पिलर को, और मेरठ जो कि यूपी में, यहाँ से इन 2 पिलर्स को ये लेके आते हैं। और इन दोनों पिलर्स को कहाँ पर लेकर आते हैं, इन दोनों पिलर्स को दिल्ली लेकर आते हैं, जो आज की डेट में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में रखे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोकन पिलर्स जो कि तोपरा, अंबाला और मेरठ यूपी, यहाँ से इन दोनों पिलर्स को कहाँ ले आते हैं, ये दिल्ली ले आते हैं। साथ के साथ में इन्होंने कुछ टाउन्स का निर्माण करवाया था, या कुछ शहर बसाए थे। कौन कौन से शहर बसाए थे, कौन कौन से शहरों की स्थापना की थी, तो यहाँ पे 2-3 आपको याद रखने, हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद। हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद। बाकी इसके अलावा भी हैं, मैं अगर और बताऊं तो इसने लगभग 6 सिटीज को बसाया था। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में, फिरोजाबाद और जौनपुर, इन शहरों का निर्माण या बसाया था किसने, इनको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे काइंड, बहुत ही ज़्यादा परोपकारी और मतलब बहुत ही दयालु मतलब क्या हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे। इसलिए इनकी तुलना की जाती है, इनकी तुलना अकबर से की जाती है। ध्यान दो, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या थे, काइंड थे, बहुत ही ज़्यादा काइंड होने की वजह से, दयालु होने की वजह से इनको कंपेयर किया जाता है अकबर से। तो इसको अकबर का मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, या फिर हमको इनको मिनी अकबर की उपाधि भी दी है लोगों ने, कि ये भाई एक प्रकार के मिनी अकबर थे। ठीक है, और बात करें
सेवरल पॉलिसीज अडोप्टेड बाई फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने कई सारी पॉलिसी अपनाई थी। कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी उनको हम देखेंगे। सबसे पहले अब तक देखो अब तक क्या है, जो जजिया लगता था, जजिया किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम लोगों पे लगता था। साथ के साथ में ब्राह्मण्स पर अब तक जजिया नहीं लगता था। ब्राह्मण्स उसमें क्या थे? एक्सक्लूडेड थे। ब्राह्मण्स पर जो हैंडीक्राफ्ट है उन लोगों पर जजिया नहीं देना पड़ता था, बाकी सबको देना पड़ता था। मगर इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा ये भी कट्टरपंथी थे, तो इन्होंने जजिया जो है ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया। अब तक तो हिंदुओं पर लग रहा था, पर उसमें ब्राह्मण छूटे हुए थे, तो ब्राह्मण्स पर भी इन्होंने जजिया को इम्पोज कर दिया पहली बार। दूसरी चीज़, इन्होंने जो सिया सेक्ट, अब देखो मुस्लिम्स में दो सेक्ट होती हैं, एक होती है सिया और दूसरी होती है सुन्नी। तो सिया और सुन्नी आपस में विवाद चलता रहता है, तो इन्होंने सिया सेक्ट के जो सपोर्टर थे उनको डेथ सेंटेंस देना स्टार्ट कर दिया। साथ के साथ में 24 नॉन शरीयत टैक्स उनको इन्होंने ख़त्म किया था, और इन्होंने ओनली 4 टैक्स लगाए थे। इन्होंने ओनली 4 टैक्स लगाए थे, और वो 4 टैक्स कौन कौन से थे उनके नाम आपको याद करने: खराज, जक़ात, खुम्स और जजिया। खराज, जक़ात, खुम्स और जजिया, ये 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। साथ के साथ में नॉन इस्लामिक पनिशमेंट्स को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदागन। ध्यान दो, दीवान ए बंदागन क्रिएट किया गया था, ताकि जो स्लेब्स हैं, स्लेब्स मतलब जो गुलाम हैं, ताकि गुलामों का हिसाब किताब रखा जा सके, उसके लिए इन्होंने दीवान ए बंदागन नाम का क्या बनाया था? दीवान ए बंदागन नाम का डिपार्टमेंट बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक दो चीज़ें और आपको याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक ने जो सोल्जर्स की पोस्ट होती थी उसको हेरिडेटरी कर दिया। हेरिडेटरी का मतलब है, अगर एक सोल्जर मर जाएगा तो उसका बेटा क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली सोल्जर बन जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ में इन्होंने दानवान देने के लिए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट और क्रिएट किया था जिसका नाम था दीवान खैरात। दीवान खैरात क्या था? ये एक डिपार्टमेंट था जो किसने खोला था या किसने क्रिएट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ताकि लोगों की क्या कर सकें? हेल्प कर सकें। साथ के साथ में इन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनवाया था जिसका नाम था दर उल सिफा। दर उल सिफा एक हॉस्पिटल था जिसमें मतलब लोग क्या करा सकते हैं? अपना इलाज करा सकते हैं। और अपने टाइम पर इन्होंने सती प्रथा को भी बैन किया था। ध्यान देना, सती प्रथा को बैन करने वाले भी ये सुल्तान थे, ठीक है। तो और इनके टाइम पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ, जो हमारी कुतुब मीनार है, आपको पता है कुतुब मीनार दिल्ली में, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, और इल्तुतमिश ने इसका काम कंप्लीट करवाया था। तो इनके टाइम पर लगभग 1369 में कुतुब मीनार पर क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है, और बिजली गिरने की वजह से उसकी 4th और 5th मीनार है वो ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो इन्होंने कुतुब मीनार का रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था। ध्यान रखना, कुतुब मीनार की जो जो 2 मीनार थी, 4वीं और 5वीं, उनका रिकन्स्ट्रक्शन करवाने वाले भी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था किसका? कुतुब मीनार का, ठीक है। तो इस प्रकार इसके बाद जैसे इनकी 1388 में डेथ होती है, 1388 में डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद जो तुगलक डायनेस्टी उसमें अनस्टेबिलिटी आती है, और 1388 से लेकर 1394 तक 4-5 सुल्तान आते हैं, मगर उनका रूल इतना ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर्स थे, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद। कौन आते हैं? नसरुद्दीन महमूद आते हैं, और ये रूल करते हैं 1394, ठीक है। तो मैंने बताया था ना 4-5 साल जो मतलब रूलर्स आते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, ज़्यादा खास नहीं थे। तो नसरुद्दीन महमूद इसके लास्ट रूलर हैं। किसके लास्ट रूलर हैं? तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर एक टर्किश इन्वेजन होता है। ध्यान देना, इन्हीं के टाइम पर एक टर्किश इन्वेजन होता है, और इन्वेजन करता है कौन? तैमूर लंग, या तैमूर का यहाँ पे क्या होता है? इन्वेजन। अच्छा, तैमूर कहाँ क्या था? तैमूर था टर्की का, टर्की का रूलर था तैमूर, और यहाँ पर टर्की जो टर्की थी इसकी कैपिटल हुआ करती थी समरकंद। ध्यान दो, समरकंद का रूलर था। ये 1398 में क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है, और इसी आक्रमण में नसरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था। नसरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था जिसका नाम था खिज्र खां। ध्यान दो, नसरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? खिज्र खां एक मंत्री था। ये क्या करता है? तैमूर की सपोर्ट करता है। तैमूर को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और तैमूर का सपोर्ट करेगा तो फिर इसका मतलब क्या है? नसरुद्दीन महमूद क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो रिजल्ट ये होता है, ये हार भी जाते हैं, और खिज्र खां यहाँ पर जीत जाता है। और खिज्र खां ये हार जाएंगे, कौन? नसरुद्दीन महमूद हार जाएंगे, और तैमूर लंग जो हैं ये जीत जाएंगे। और लगभग जो नॉर्थ इंडिया था पूरा की पूरा, ये नॉर्थ इंडिया किसने कंट्रोल कर लिया था? तैमूर ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर तैमूर को परमानेंट तो रुकना नहीं था, उसका पर्पज था लूटपाट करना। बाद में जब वो जाते हैं, तैमूर जब जाते हैं, तो ये क्या करते हैं?
अपना मतलब जो कार्यभार है वो किसको संभाल देंगे, या अपना ये राजपाट है ये किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं खिज्र खां को। किसको दे देंगे, खिज्र खां, जिसने मदद की थी किसकी, तैमूर लंग की। और खिज्र खां कौन था, मिनिस्टर था नसरुद्दीन महमूद का। तो फिर बाद में क्या होगा, यही खिज्र खां नसरुद्दीन महमूद को 1414 में, ध्यान दो 1414 में नसरुद्दीन महमूद को अपने पद से अलग कर देते हैं और खिज्र खां एक नई डायनेस्टी फाउंड करते हैं जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। और ये सैयद जो डायनेस्टी थी ये सिया डायनेस्टी है, ध्यान दो सिया डायनेस्टी है। तो पहली सिया डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी इंडिया में, वो कौन सी है, आपकी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो बस इतना ही है। तो आज हमने कंप्लीट किया किसको, तुगलक डायनेस्टी को कंप्लीट किया। प्रोबेबली 1-2 लेक्चर और आएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत हमारी पूरी तरह से ओवर हो जाएगी। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। और सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की 4th डायनेस्टी है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, और ये चल रही है हमारी मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और 4th डायनेस्टी पर आज आ चुके हैं हम। इससे पहले मैंने तीनों डायनेस्टी के सेपरेट लेक्चर कवर किए हैं। स्लेव डायनेस्टी का अलग से है, खिलजी का अलग से है, और तुगलक का अलग से है। तो आज 4th डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन कैसे ले हुआ था, इसके बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए। कि जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन करने वाले व्यक्ति थे वो थे खिज्र खां। कौन थे, खिज्र खां। तो खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो ये सैयद डायनेस्टी ने रूल किया 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत टोटल जो रूल इसका कब से कब तक चलता है, दिल्ली सल्तनत टोटल रूल करती है 1206 से 1526 के बीच में रूल करती है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी थी। पहली थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी, 4th थी सैयद डायनेस्टी, और लास्ट जो डायनेस्टी है इसकी वो है लोधी डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1451 से 1526 के बीच में। ठीक है, ओके। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की जो 4th डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी को देखेंगे। यहाँ पर अगर आप मैप देखो, मैप में देखो तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी बहुत ही कम एरिया है। खिलजी डायनेस्टी के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था वो बढ़ता है। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर मैक्सिमम, ध्यान दो, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर मैक्सिमम एरिया कंट्रोल में हुआ करता था किसके, दिल्ली सल्तनत के, जो कि लोधी डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ही कम हो जाता है। इनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिवोल्ट होते हैं, और कई सारे जो इनके एरिया थे वो रूलर थे वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी बुक में क्या दे रखा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 1-2 पॉइंट में डेफिनेटली एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा, नॉट ए बिग डील। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सैयद डायनेस्टी जिसने रूल किया था 1414 से लेकर 1451 के बीच में रूल किया था। इसके जो फाउंडर थे वो थे खिज्र खां, और ये दिल्ली सल्तनत की और इंडिया की पहली सिया डायनेस्टी है। ध्यान देना, हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिमों की 2 कैटेगरी होती है। मुस्लिम्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं सिया मुस्लिम और दूसरे होते हैं सुन्नी मुस्लिम। तो जो सिया मुस्लिम डायनेस्टी थी ये पहली सिया मुस्लिम डायनेस्टी है, कौन सी, सैयद डायनेस्टी। अच्छा, खिज्र खां कौन थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर चलें तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद लास्ट रूलर हुआ करते थे, जिन्होंने रूल किया 1394 से लेकर 1414 के बीच में क्या किया था, रूल किया था। इसी समय पर क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था इन्हीं के टाइम पर 1398 में एक अटैक हुआ था किसका, तैमूर का। तैमूर ने अटैक किया था, तैमूर जो कि टर्की का था, और इसने अटैक किया था। इसी अटैक में नसरुद्दीन महमूद का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था खिज्र खान। यही खिज्र खान क्या हुआ करता था, मिनिस्टर हुआ करता था नसरुद्दीन महमूद का। इसने क्या किया था, तैमूर का सपोर्ट किया था, तैमूर की हेल्प की थी। और तैमूर की हेल्प करने के बाद दिल्ली सल्तनत को ये क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके जो रूलर थे इनको डिफीट कर देते हैं, और साथ ही साथ में जो इंटायर नॉर्थ इंडिया था, पूरा की पूरा जो नॉर्थ इंडिया था वो किसके अंडर में आ जाता है, तैमूर के अंडर में आ जाता है। बाद में तैमूर चला जाता है, और तैमूर अपना जो उत्तराधिकारी या फिर अपना यहाँ का जो राजपाट है या यहाँ की जो मतलब पावर है वो किसके हाथ में दे देता है, खिज्र खां। और यही खिज्र खां बाद में 1414 में, ध्यान दो, यही खिज्र का बाद में 1414 में नसरुद्दीन महमूद को बोल देता है कि भाई छोड़ो आप, ठीक है, और इनको मतलब गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, और ये गद्दी छोड़ देते हैं और फाउंड करते हैं देश की और दिल्ली सल्तनत की पहली सिया डायनेस्टी। ठीक है, तो फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर हैं खिज्र खां, जो कि किसी टाइम पर मंत्री हुआ करते थे नसरुद्दीन महमूद के, जिसने हेल्प की थी तैमूर की। अब हम बात करेंगे खिज्र खां की, जिन्होंने रूल किया था 1421 से, ओहो हो यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो गई, 1421 ऐसा नहीं है, 1421 से लेकर 1414 से लेकर 1421, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। खिज्र खां को आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे 1414 है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगी 1414 आएगी, ये मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो खिजर खान ने रूल किया था 1414 से लेकर 1421 के बीच में रूल किया था। और तैमूर ने क्या किया था, तैमूर ने जैसे ही दिल्ली को कैप्चर किया था, दिल्ली को जीता था, उसके बाद खिजर खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके तैमूर वापस चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, टर्की, और टर्की में ये रूल करते थे, कहाँ पर, समरकंद वाले रीजन में। तो खिजर खान जैसे ही अपॉइंट करते हैं किसको, खिजर खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है तैमूर। और तैमूर ने अटैक कब किया था, 1398 में अटैक किया था। फिर खिजर खान बाद में क्या करते हैं, सैयद डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। सैयद डायनेस्टी की स्थापना कैसे करते हैं, कौन सी डायनेस्टी थी पहले से, तुगलक डायनेस्टी थी। तो तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था नसरुद्दीन महमूद, उसको हटाकर 1414 में खिजर खान क्या करेंगे, तो सैयद डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट करेंगे। ये ऐसे सुल्तान थे, ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कभी भी ये सुल्तान ही नहीं थे, मैं बताऊँ एक्चुअली, इन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट ही नहीं किया था। तो ये ऐसे किंग थे, आई विल से किंग, तो ऐसे किंग थे जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। बाकी दिल्ली सल्तनत के जितने भी आप किंग देखोगे सब क्या लगाते थे अपने नाम के पीछे, सुल्तान लगाते थे। एक तो ये थे, और इनके अलावा एक और थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले मतलब दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर थे, एज वेल एज स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और खिजर खां, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने कभी भी, ये एक ऐसे रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के दोनों, जिन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओनली 2 रूलर ऐसे हैं दिल्ली सल्तनत में, खिजर खां और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कभी भी सुल्तान वाला टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। ओके, बस इनके बारे में इतना चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने कभी भी कॉइन्स भी सर्कुलेट नहीं किए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इनके बाद आते हैं मुबारक शाह, इनके बाद कौन आएंगे, मुबारक शाह आते हैं। और मुबारक शाह रूल करते हैं 1421 से लेकर 1421 से लेकर 1434 तक रूल करते हैं। तो खिजर खां को सक्सीड कौन करते हैं, खिजर खां के उत्तराधिकारी आते हैं मुबारक शाह, ठीक है। और मुबारक शाह को एक टाइटल मिला था सर्वशाह, सर्वशाह का भी इनको टाइटल मिला हुआ था। इनके दरबार में इन्होंने क्या किया था, एक अफगानी था जिसका नाम था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, यही बहलोल लोदी क्या करेंगे आगे जाके, लोदी वंश की स्थापना करेंगे, लोदी डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने बहलोल लोदी जो कि एक अफगानी था, उसको इन्होंने अपॉइंट किया था अपना वजीर, या पीएम कहते थे वजीर को ही, तो वजीर अपॉइंट किया था। और साथ के साथ में बहलोल लोदी को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था खान एक खाना। ध्यान देना, मुबारक शाह ने बहलोल लोदी को एक टाइटल दिया था, खान एक खाना नाम का टाइटल दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहलोल लोदी ने जो मालवा का रूलर था उसको डिफीट करने में मुबारक शाह की हेल्प करी थी, बस इतना याद रखना है। फिर है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रूल करेंगे 1434 से लेकर 1445 के बीच में। यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान रखना है मोहम्मद शाह के बारे में कि इन्होंने क्या किया था, जो बहलोल लोदी था उसको अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया, कि इन्होंने कहा कि भाई बहलोल लोदी मेरा बेटा है, बेटा रहेगा, ठीक है। तो बहलोल लोदी क्या होता है, बेटे की तरह जीना स्टार्ट कर देता है। और अब बहलोल लोदी की पावर और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर कहाँ से बढ़ना स्टार्ट होती है, मुबारक शाह के टाइम से, क्योंकि उनको खाना की उपाधि दे दी। साथ के साथ में मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने अपने बेटे की दर्जा दे दिया, किसको, बहलोल लोदी को। इसके बाद बहलोल लोदी की पावर बढ़ जाती है। इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह, ध्यान रखना, अलाउद्दीन आलम शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। और बहलोल लोदी इनके टाइम पर रिवोल्ट कर देता है, इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। फाइनली अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर कर देते हैं और अपनी गद्दी थमा देते हैं, किसको, बहलोल लोदी को। तो बहलोल लोदी फिर फाइनली पावर को कैप्चर कर लेते हैं और ये फाउंड करेंगे लोदी डायनेस्टी की। किस डायनेस्टी की फाउंडेशन करेंगे, लोदी डायनेस्टी, जिसने 1451 से 1526 के बीच में रूल किया था। तो अब हमारा एक लास्ट लेक्चर और आना बाकी है जिसमें हम करेंगे लोदी डायनेस्टी के बारे में, और इस प्रकार हमारी दिल्ली सल्तनत ओवर हो जाएगी। और मुगल का मैं एक वीडियो कंप्लीट बना ही चुका हूँ, बाकी सेपरेट वीडियो में अभी बनाऊंगा फ्यूचर में। So thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी जो है लोदी डायनेस्टी, ठीक है। आज हम लोदी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स में ऑलरेडी पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड लेक्चर मैंने फिर दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में मैंने दूसरी डायनेस्टी आई थी खिलजी के बारे में बताया था। फिर तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया था। फिर फोर्थ डायनेस्टी सैयद के बारे में बताया था। और आज हमारी जो लास्ट डायनेस्टी, आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डायनेस्टी हमारी लोदी डायनेस्टी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चल रहा है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लोदी डायनेस्टी की विदाउट एनी डिले, लोदी डायनेस्टी को फिनिश करते हैं। और
यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है लोधी डायनेस्टी का पॉलिटिकल एक्सपेंशन। कितने एरिया में, मतलब देख रहे हो आप कि मतलब पहले कहाँ एक ज़माने में मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत बड़े एरिया में रूल करती थी। इतने सारे तुगलकों के टाइम पर बहुत बड़े एरिया में रूल करती थी। मगर अब ये सिमट कर इतना सा रह जाता है, एरिया बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या इनके रूलर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इनके जो इनके अंडर में पहले जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लोधी डायनेस्टी ने रूल किया था 1451 से लेकर 1526 तक। ध्यान रखना, 1451 से लेकर 1526 के बीच में रूल किया था। जैसा कि आपको सभी को पता है, ये हैं 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की। अब तो आपको याद हो गया होगा, कई बार मैंने बता दी है। तो दिल्ली सल्तनत आपको पता है 1206 से स्टार्ट होती है और 1526 में फिनिश हो जाती है। लगभग 320 साल इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। बहुत लंबे समय तक इन्होंने रूल किया। पहली डायनेस्टी स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक और सैयद और लोधी। सबसे कम शासन करने वाली डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, और सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। पहली सिया डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। और लोधी जो वंश है, ये है भारत में पहला अफगान रूल। ध्यान रखो, भारत में पहली बार जो अफगान रूल की शुरुआत होती है, अफगानिस्तान के जो रूल की शुरुआत होगी, वो है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी में ये टर्क नहीं थे, ये 3 कौन है, ये 4 कौन है, ये टर्क हैं। टर्क से मतलब तुर्की रूल है, ये टर्किश रूल है। और ये वाला कौन सा है, ये है अफगानी रूल। ठीक है, तो 5 डायनेस्टी, लास्ट है लोधी डायनेस्टी, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का गेम ओवर हो जाएगा। अब आ जाएगा मुगल एम्पायर, मुगल रूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब किसकी एंट्री हो जाएगी, बाबर की एंट्री हो जाएगी। और 1526 में एक बैटल होगा, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है बाबर के द्वारा। किसके द्वारा हराया जाता है, बाबर के द्वारा उसको हरा दिया जाता है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाए, सॉरी मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत का अब यहाँ पे और देख लो, आप देख सकते हो कि ये स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे कितना एरिया था दिल्ली सल्तनत का, ये खिलजियों के टाइम पे, और ये है तुगलक के टाइम पर, और ये लोधी के टाइम पर। सैयदों ने इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया नहीं था। खैर, अब देखते हैं हमारी बुक में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। लास्ट वन से लोधी डायनेस्टी, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का। तो इसमें मेनली हम 3 रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं बहलोल लोधी, जो फाउंड करते हैं लोधी डायनेस्टी को। ये रूल करते हैं 1451 से लेकर 1489 के बीच में। दूसरे हैं सिकंदर लोधी, ये 1489 से 1517 के बीच में रूल करते हैं। इस डायनेस्टी के सबसे महान रूलर, महान सुल्तान कौन है, सिकंदर लोधी हैं। और लास्ट रूलर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी। इन्हीं के टाइम पर 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर से, और ये हार जाते हैं और दिल्ली सल्तनत का गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, तो अपने जो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं बहलोल लोधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर कौन है, बहलोल लोधी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं आपको क्या करा रहा था, सैयद डायनेस्टी जो कराई थी, जब मैंने बताया था कि सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, आलम शाह थे। कौन थे, आलम शाह। ध्यान रखो, सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह बहुत ही अयोग्य रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रूलर नहीं थे। और बहलोल लोधी इनके खिलाफ क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं और इनको मजबूर कर देते हैं। किस लिए मजबूर कर देते हैं, ये अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। और फिर फाइनली बहलोल लोधी फाउंड करते हैं लोधी डायनेस्टी की। तो लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी कौन थे, आलम शाह थे। पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ये क्या कर देते हैं, पावर को त्याग देते हैं, रेनाउंस का मतलब त्याग देते हैं, गद्दी त्याग देते हैं। और गद्दी किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं बहलोल लोधी को। और बहलोल लोधी कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को 1451 में। ठीक है, तो आलम शाह ने रूल किया था। आलम शाह की अगर मैं बात करूं 1445 से लेकर 1451 तक रूल किया था। और 1451 में आपको पता है बहलोल लोधी पावर को कैप्चर कर लेंगे, किससे, आलम शाह। और आलम शाह कौन थे, सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और इस प्रकार बहलोल लोधी फाउंड करेंगे लोधी डायनेस्टी की। किसकी शुरुआत करेंगे, लोधी डायनेस्टी की 1451 में। ठीक है, और इस प्रकार टर्किश रूल खत्म हो जाता है और अब शुरुआत होगी अफगानी रूल की। ध्यान रखना, भारत में पहली बार अफगानी रूल की शुरुआत कौन करता है, अफगानी रूल की शुरुआत करता है बहलोल लोधी दिल्ली में। और बहलोल लोधी ने रूल किया था, लगभग 38 साल रूल किया था। 38 ईयर्स इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। किसने, बहलोल लोधी ने 38 ईयर्स तक क्या किया था, रूल किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने नाम पर, ध्यान रखना, बहलोल लोधी ने अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे, बहलोली सिक्के चलाए थे, बहलोली कॉइन्स चलाए थे। किसने, बहलोल लोधी ने अपने नाम पर। साथ के साथ में इन्होंने क्या किया था, एक जगह थी जौनपुर, यहाँ पे दे नहीं रखा पर मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ एक्स्ट्रा। एक जगह थी जौनपुर, तो जौनपुर के एक रूलर हुआ करते थे इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह को इन्होंने क्या किया था, मार दिया था। और मारकर जौनपुर को भी अपने अंडर में ले लिया था। फिर इसके बाद इनके बेटे, बहलोल लोधी के बेटे हैं सिकंदर लोधी। ध्यान रखना कौन है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी गद्दी को संभालते हैं। और इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है,
टॉम्ब ध्यान रखना ये दिल्ली में, इनका जो टॉम्ब है वो है दिल्ली में। तो बहलोल लोदी का टॉम्ब कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे रूलर सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी ने रूल किया था 1489 से लेकर 1570 तक रूल किया था। और मैं कहूँगा इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे महान रूलर कौन है? सबसे महान रूलर है सिकंदर लोदी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखो रूल कितना 1489 से 1517, तो आपको पता होगा यूरोपियंस की एंट्री इसी के टाइम से इंडिया में हो जाएगी। मतलब जो यूरोपियंस का भारत में आने की शुरुआत होती है वो सिकंदर लोदी के टाइम से ही हो जाती है। और भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा। ध्यान रखना कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में 1498 में 17 मई, एग्जैक्ट डेट में अगर बताऊं 17 मई 1498 में सबसे पहला जो यूरोपियन आया था भारत में दैट वाज वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा था। ये आते हैं सबसे पहले केरल में, इंडिया में एक जगह यहाँ पे केरल, और केरल में एक पोर्ट है जिसका नाम है कलिकट पोर्ट, यहाँ पर आए थे। और ये कहाँ से आए थे वास्को डी गामा? ये आए थे पुर्तगाल थे। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन से इंडिया पहुँचे थे, लगभग 90 दिनों में यहाँ पर पहुँचे थे। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? वास्को डी गामा। किसके टाइम पर आए थे? ये आए थे सिकंदर लोदी के टाइम पर। कब आए थे? 17 मई 1498 में आए थे। और इन्होंने यूरोप और इंडिया के बीच में सी रूट की खोज की थी। ध्यान रखना, यूरोप और इंडिया के बीच में सी रूट की खोज करने वाले पहले यूरोपियन कौन था? दैट वाज वास्को डी गामा। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी यूरोपियंस के इंडिया में आने की। तो ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पर हमने क्लियर कर ली, सिकंदर लोदी के टाइम पर वास्को डी गामा इंडिया में आया था। और वास्को डी गामा कहाँ से आया था? ही केम फ्रॉम द पोर्चुगल, मतलब पुर्तगाल से आए थे भाई साहब। ठीक है, अच्छा। फिर इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, हालांकि ध्यान रखो आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोदी हिज सन, इसका बेटा कौन था? निजाम शाह। पहले सिकंदर लोदी का नाम हुआ करता था निजाम शाह, फिर इन्होंने टाइटल लिया सिकंदर शाह का, और फिर ये सुल्तान बन जाते हैं। और ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर वाज सिकंदर लोदी। ओरिजिनल नाम क्या था इनका? सिकंदर शाह। सिकंदर निजाम शाह था, बाद में सिकंदर शाह कर लेते हैं, टाइटल अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल जनरली दिल्ली हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? दिल्ली। तो इनके टाइम पर क्या है, राजपूत रूलर्स क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे होते हैं। अब राजपूत कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। तो इन्होंने उस राजपूत रूलर्स की रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि राजपूत रूलर्स को कंट्रोल किया जा सके, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से अपनी कैपिटल चेंज कर ली आगरा। बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली से इन्होंने अपनी कैपिटल क्या चेंज कर ली? आगरा कर ली। क्योंकि आगरा के पास फिर आपको पता ही है भरतपुर और ये सारी चीज़ें आगरा के पास ही पड़ती हैं, नज़दीक पड़ती हैं। तो राजपूत रूलर्स पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल चेंज की आगरा। हाँ, पहले तो इन्होंने आगरा को बसाया था। सबसे बड़ी बात तो पहले इन्होंने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, आगरा शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? आगरा शहर की स्थापना करने वाले थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को बनाया था 1504 में। कब बनाया था? 1504 में बनाया था। और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया। आगरा बनाने का पर्पज़ क्या था? राजस्थान में जो रूलर्स थे, राजस्थान के राजपूताना के रूलर्स, राजपूत रूलर्स, ये बार बार रिवोल्ट कर रहे थे। तो इन्हीं रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए पहले तो इन्होंने आगरा, एक्चुअली इन्होंने सिकंदराबाद बसाया था पहले, सिकंदराबाद के नाम से, फिर आगरा। ठीक है, तो 1504 में आगरा बसाया था, और 1506 में इसको क्या बना दिया था, अपनी कैपिटल भी बना दिया। और यहाँ पर इन्होंने एक बादलगढ़ फोर्ट भी बनाया है। ध्यान रखना, बादलगढ़ फोर्ट कहाँ पर बनाया है? ये बनाया इन्होंने आगरा में। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। आगरा शहर बसाया था, कब बसाया था? 1504 में बसाया था, टू कीप कंट्रोल ओवर दी रूलर्स ऑफ बयाना, इटावा, कोल, ग्वालियर, धौलपुर। देख रहे हो, तो राजस्थान के रूलर्स एज वेल एज यहाँ पे यूपी के आसपास के कुछ रूलर्स हैं, इनको इन्होंने क्या किया था, इनको कंट्रोल करने के लिए आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। और आगरा को एक कैपिटल भी बना देते हैं 1506 में, 1506 में कैपिटल भी बना देते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया था, ज़मीन का मेजरमेंट करने के लिए, लैंड मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट बनाई जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी, या सिकंदरी गज के नाम से भी फेमस है, सिकंदरी गज। तो सिकंदरी गज क्या थी? एक यूनिट थी जिससे ज़मीन को मापा जाता था, या सिकंदरी गज के नाम से भी जानते हैं। और एक सिकंदरी गज बराबर होती थी 30 इंच के। ध्यान रखना, एक सिकंदरी गज किसके बराबर होती थी? 30 इंच के बराबर होती थी। और अब और बात करें इनके बारे में, थोड़ी बहुत चीज़ें और जान लेते हैं। पहली बात, इनका एक तो निकनेम भी था। निकनेम क्या था? गुलारू खान। गुलारू खान मतलब इनका निकनेम था, ये चीज़ और ध्यान रखना। और ये पोइट भी हुआ करते थे। ध्यान रखना, ये क्या हुआ करते थे? पोइट हुआ करते थे। और इनका मतलब पेन नेम था इनका गुलरुखी। गुलरुखी इनका पेन नेम था। पोइट हुआ करते थे, पोइट मतलब कवि हुआ करते थे। और साथ के साथ में
इन्होंने एक बुक भी लिखी थी आयुर्वेद पर, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। आयुर्वेद पर इन्होंने एक किताब लिखी थी, आयुर्वेद पर किताब जो लिखी थी उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, वो किताब लिखी थी। और साथ के साथ में ही बात, जब ये मतलब इनका रूल ख़त्म होता है तो इनको सक्सीड करते हैं इनके बेटे, और लास्ट रूलर वो कौन है, इब्राहिम लोदी। तो इनके बाद कौन आएंगे, इब्राहिम लोदी आएंगे। तो इन्हीं के बेटे थे और लास्ट रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के एज वेल एज लोदी डायनेस्टी के, वो हैं इब्राहिम लोदी। अब हम देखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी पहली बात तो ये दिल्ली सल्तनत के एज वेल एज लोदी डायनेस्टी के, इन दोनों के लास्ट रूलर हैं। इसके बाद क्या होगा आपको पता है, मुगलों की एंट्री हो जाएगी भारत में, बाबर आ जाएगा, फिर अब चलेगा मुगल एम्पायर। तो इन्होंने रूल किया था 1517 से लेकर 1526 के बीच में रूल किया था। जैसे ही सिकंदर लोदी की डेथ होती है तो उन्हीं के बेटे इब्राहिम लोदी रूलर बन जाते हैं। और ध्यान रखना, इनका युद्ध हुआ था 1517 में। 1517 में इनका युद्ध हुआ था राणा सांगा मेवाड़ के रूलर है, आपको पता ही है, मेवाड़ के रूलर थे एक्चुअली। और 1517-18 में एक युद्ध हुआ था। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खतौली। ध्यान रखना, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खतौली। बैटल ऑफ खतौली लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। बैटल ऑफ खतौली 1517 में लड़ा गया था। और एक्चुअली ये क्या चाहते थे, मेवाड़ पर कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अटैक कर दिया किस पर, राणा सांगा पर। मगर राणा सांगा इनको हरा देते हैं। राणा सांगा का एक और नाम है संग्राम सिंह, ध्यान रखना। राणा सांगा इनको हरा देते हैं और क्या होता है भैया, हार जाते हैं। इब्राहिम लोदी की बुरी शुरुआत होती है, तो पहले तो यहाँ पे हार जाते हैं इब्राहिम लोदी। और फिर इसके बाद एक फेमस युद्ध लड़ा जाएगा। फेमस युद्ध कौन सा लड़ा जाएगा, ध्यान रखना, उस फेमस युद्ध का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है 1526 में। मैं कई बार बता भी चुका हूँ इसके बारे में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। ये बैटल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद गेम चेंज होगा। दिल्ली सल्तनत के बाद इंडिया में किसकी स्थापना हो जाएगी, मुगल रूल की स्थापना हो जाएगी। और मुगल रूल करेंगे 1526 से लेकर 1857 के बीच में जो रूल चलेगा वो चलेगा मुगलों का, ठीक है। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पानीपत एक जगह कहाँ पे, हरियाणा में। और इसमें क्या हुआ था, पानीपत के बैटल में दो लोग थे, एक तो थे इब्राहिम लोदी और एक थे बाबर। बाबर कौन थे, मुगल थे। इब्राहिम लोदी कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें बाबर इनको बुरी तरह से हरा देते हैं 1526 के बैटल में। और हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का रूल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जब रूल ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, शुरुआत हो जाएगी इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में तो खैर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखो। और इस प्रकार हमारी दिल्ली सल्तनत का जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे रूलर्स हमने कर लिए। 5 डायनेस्टी थी, पाँचों डायनेस्टी मैंने पूरी क्लियर करा दी है। अब थोड़ा सा एक ये और रह गया इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का, तो वो मैं एक लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन भी करा दूंगा। इस प्रकार हमारी दिल्ली सल्तनत ओवर हो गई। एज वेल एज मुगल रूल मैंने एक ही बार में करा दिए थे, और आपको डिटेल में पढ़ने तो मैं एक एक लेक्चर डाल दूंगा सबके बारे में। बाबर, हुमायूं, अकबर जो भी है सबके बारे में एक एक और डाल दूंगा। और जितने भी लेक्चर बच रहे हैं, एक चैप्टर वो और बचा हुआ है अभी एक इकोनॉमिक्स में बचा हुआ है और एक आपका ज्योग्राफी में बचा हुआ है, ठीक है। तो उन पर काम चल रहा है, सून 2-3 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और हिस्ट्री का सेकंड और थर्ड में जितनी भी चीज़ें बच रही हैं वो धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री भी बाकी है, महाराणा प्रताप और ये सारे रूलर्स, इनके बारे में भी डालूंगा। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।